पंचायत में आरव की मम्मा या आत्माराम की मम्मा? आत्माराम। आत्माराम। डन। जब मेरे हाउसफुल हो जाएंगे तो फिर मुझे क्या ही दिक्कत है। राइट। पोइट्री जो कोर पोइट्री होती है उसका क्या मीनिंग होता है वो लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। कल मैंने कपड़े धोए थे, मैं यही पहन के आया हूँ, आज भी जाके धोऊंगा फिर मैं यही पहनूंगा। राइटर्स ब्लॉक because heartbreak is content for us. वेरी नाइस, वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। मैं तो कहती हूँ मेरा दिल तोड़ो, मेरे पास कविताएं आएंगी। एक स्टोरी टेलर बनना 3 दिन की वर्कशॉप्स होती है स्टोरी टेलिंग की। Nobody becomes a storyteller in 3 days. Of It course. takes years of practice. Years of practice. भाई एक काम किया कर, पहले तू 100 बार देखा कर। वो शख्स सरेआम बादलों को उड़ाता है, एक हाथ जेब में लिए पैदल चला आता है, आंखों में हसीन सपने, चेहरे पर मिठास की सी मुस्कान लिए वो बिना कहे सब कुछ कह जाता है। Big dreams don't always need the big cities. Sometimes they grow in quiet corners, school stages, garage rehearsals, and in the WhatsApp poetry group. Today's guests are not just talented, they are the trailblazers from the Tier 2 city. They have built their name without shifting their pin codes. So, is it a time to say it's an era of creativity? As the Wave Summit has brought global conversations to the Tier 2 cities, it has already widened the spotlight. So let's be real about what it takes and what it changes to dream big in small town. With a passion for creativity and life built around the creativity, today's guests are the most talented, the mesmerizing, glamorous, roasting ones, the storytellers. They are the most amazing people from our town. So let's welcome Jyoti ma'am. She's an actress, she's a writer, she's a director. She's a very renowned name from OTT. She has done Panchayat, Thukra Ke Mera Pyar, and many other. And she has also done so much in film industry also. So welcome Jyoti ma'am. Thank you so much. And we have a storyteller with us. What is storyteller? That is the most important segment in the creators world. So we have Aviral sir from Bharat Storyteller. He's a founder of Bharat Storyteller. So everyone loves to laugh and comedians love to roast. So we have crowd's favorite Arpit. He's a stand-up comedian from our town. We welcome you Arpit on our show. अब जो हमारे गेस्ट हैं इनका स्वागत मैं एक शायरी से करती हूँ। मुझसे नजदीकियों का शौक न रखना ए हवा, मुझसे नजदीकियों का शौक न रखना ए हवा, कहीं करीब से गुजर कर तो मुझसे न महकने लगे। So she is the most famous poetess and shaira and writer and relationship coach from our town, Nidhi Kaushik ji. You are welcome to our show. Thank you so much for coming. So welcome Jyoti ma'am. Thank you. वेव्स अभी सबमिट हुआ, पीएम ने करवाया हमारे यहाँ पे। सो आपको क्या लगता है कि सबमिट्स लाइक वेव्स जो हैं वो एक बायस कल्चर को कट करने का काम कर रहे हैं कि अब स्मॉल टाउन सिटीज के भी एक्टर्स को सेम वैल्यूएशन वैलिडेशन मिलेगी? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि हमारा जो देश है वहाँ हर जगह एक कहानी है, एक स्टोरी है, उनका अपना कल्चर है। वेरी नाइस। और हर चीज़ के लिए ना एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, स्टेज चाहिए होता है, और ये वेव्स ना उस तरह का काम करेगा। तो अगर बात करें कि ऑडियो विजुअल्स की बात करें या वीएफएक्स की बात करें, बहुत सारे यूथ हैं जो अपना करियर बनाना चाहते हैं। वेरी ट्रू। और डबिंग आर्टिस्ट की बात करें, जैसे हम बात करें कि साउथ सिनेमा हम तक पहुंचता है हिंदी में, ट्रू, ताकि हम उसे समझ सके। तो ऐसे ही हमारा जो बॉलीवुड है वो इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचे, अलग अलग भाषाओं में पहुंचे, ताकि लोग हमसे जुड़ सके, हमें देख सके, हमारा टैलेंट देख सके। तो ये बहुत वी आर वेरी बिग पूल ऑफ दिस, राइट। सो आप जैसे एक स्मॉल टाउन सिटी से हैं, सो आपके लिए क्या ज्यादा टफ था एक स्टेज पे जब आपने फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया या जब आप ऑन स्क्रीन पे आए? बिकॉज स्मॉल टाउन सिटीज के साथ मोस्टली ये इशू होता है कि हमें वो इतना टेक्निकल एक्सपोजर जो है वो नहीं मिला होता है। सो आपके लिए क्या ज्यादा टफ साइड था? मेरे लिए पहले तो मैं थिएटर में थी तभी भी डिफिकल्ट था पहली बार, और कैमरा में भी पहली बार था, क्योंकि दोनों ही अलग अलग माध्यम, राइट, और दोनों के अपने प्रॉज एंड कॉन्स है। जैसे आप स्टेज पे जाते हो तो बहुत लाउड रहते हैं, आपको बॉडी लैंग्वेज, आपको हर चीज ध्यान रखनी पड़ती है, एक्सप्रेशंस लाउड रहते हैं वहाँ पे बहुत। आपके सामने 200-300 ऑडियंस है जो आपको देख रही है, आप एक सिंगल टेक में सारी चीजें कर रहे हैं,
और वही कैमरा में आपके पास आप बहुत सारे लोग होते हैं पर वो दिखाई नहीं देते क्योंकि वो बैक Very ऑफ true. कैमरा रहते हैं, और आप अपने डायलॉग्स के साथ अपने परफॉर्मेंस के साथ लोगों को कोशिश करते हैं कि एंटरटेन कर सके। तो दोनों ही डिफिकल्ट थे पर ये था कि इसमें करियर बनाना है, आपको Okay. कॉन्फिडेंस के साथ आना ही पड़ेगा। राइट मैंने इम्तियाज सर की एक बात सुनी थी कि जब आप स्टेज पे होते हैं ना तो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, मतलब ऑडियंस किसी को भी देख रही होती है। आप सोच नहीं सकते कि आप जो बात कर रहे हैं लेकिन ऑडियंस आपको नहीं देखना चाहती, आपके बाजू वाले को देखना चाहती है क्योंकि उसका शायद फेशियल एक्सप्रेशन उसे ज्यादा कनेक्ट कर रहा है। लेकिन कैमरा पे यू नीड टू बी वेरी फोकस क्योंकि जो डायरेक्टर दिखाना चाह रहा है वही दिखेगा। सो मोर ओवर मुझे ऐसा लगता है कि कैमरा शायद इजियर साइड है थिएटर से। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते आप, कैमरा इजियर नहीं है। कैमरा में भी आपको उस कैरेक्टर को लेकर उतना ही काम करना पड़ता है, आपके कैरेक्टर लाइंस बनाने पड़ते हैं, आप क्या प्ले कर रहे हैं। अगर आप एक गांव की महिला का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं तो आपको उसको पूरी तरह से इंसाफ करना होगा, नहीं तो वो कैमरा पकड़ लेता है। और सेम थिएटर में भी ऐसा है कि अगर आप बेईमानी करते हैं अपने रोल के साथ तो भी पकड़े जाएंगे। वेरी ट्रू। सो बेईमानी तो बिल्कुल नहीं करनी नहीं, चाहिए, बिल्कुल। कहीं पर भी नहीं करनी चाहिए। सो यहाँ एक स्मॉल टाउन से आप एक इतनी बड़ी अधिकारा बनी हैं, अभी आप एक नोन नेम है ओटीटी प्लेटफॉर्म में, फिल्म्स में, आप एक राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। सो जब आपके दिल में ये ख्याल आया कि मुझे ये करना है या मुझे इस क्रिएटर इंडस्ट्री में जाना है, तो आपको ऐसा लगा कि लोग आपके लिए इस तरह का सोचते हैं कि यार इस इंडस्ट्री से तुम बहुत ज्यादा आगे कहीं नहीं जा पाओगे? क्या ऐसा थॉट प्रोसेस था कि एक्टिंग वोंट टेक यू सो फार? नाइस क्वेश्चन। मैं मतलब बिल्कुल इस बात का जवाब देना चाहूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी क्रिएटिव पर्सन जब करियर शुरू करता है ना तो उनके आसपास बहुत सारे बैरिकेड्स होते हैं। खुद अपने घर के ही लोग होते हैं, कुछ आस पड़ोस के लोग होते हैं, कुछ फ्रेंड्स होते हैं। तो ऐसे मुझे भी मिले क्योंकि मैं मतलब MBA पर्सन हूँ और 2007 से मैंने अपना काम शुरू किया। मेरी जॉब लग चुकी थी, मेरे डैड चाहते थे कि मैं जॉब करूं, शायद बहुत अच्छी इनकम भी हो सकती थी, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता मुझे कभी भी। मतलब मैंने कोशिश भी की कई बार कि मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या, लेकिन मुझे लगा नहीं, मैं जिंदा नहीं बचूंगी। मतलब मैं होंगी जिंदा पर वैसे वाले जिंदा नहीं बचूंगी, सोलफुल नहीं रहूंगी। You are sounding me almost like R Madhavan from Three Idiots. अब्बा नहीं मानेंगे से अब्बा मान गए तक। So that was very nice. हाँ। So I hope आपकी जर्नी अभी आगे बहुत अच्छी चल रही है और यहाँ आप वेव समिट के बाद एक्टर्स को, डायरेक्टर्स को, राइटर्स को और बड़े प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे यहाँ से। बिल्कुल मिलेंगे। मुझे लगता है कि जिस तरह के सिर्फ वेव्स ही नहीं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जैसे गोवा फिल्म फेस्टिवल है जो कि इंटरनेशनली है, पिक्की है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है और मुझे लगता है लोगों को खुलकर अपने टैलेंट को लेकर आना चाहिए। और मुझे लगता है ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, एक्टर सारे लोग मिलेंगे। Very आप nice. कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट को लेकर आ सकते हैं। Very nice. So welcome Aviral ji. Not so. Thank you, ma'am. Okay. So how do you feel कि जो वेव समिट हुआ है, ये समिट जो है स्टोरी टेलिंग में प्रोफेशनली आपको हेल्प करेगा? जैसे कि अगर आप किसी मेट्रो टाउन में होते तो शायद स्टोरी टेलिंग के लिए आपको ये एफर्ट्स नहीं लगते जो अभी लग रहे हैं। सो क्या वेव समिट जैसे जो समिट्स हैं वो अवेयरनेस क्रिएट करते हैं स्टोरी टेलिंग के लिए? मैम, वेव समिट कितना सार्थक या सफल होगा इस पे तो मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है समिट को और इसके अभी रिजल्ट्स हमें देखने बाकी हैं। पर जो इनिशिएटिव सरकार का है, द इनिशिएटिव दैट गवर्नमेंट इज टेकिंग टू बूस्ट द ऑरेंज इकोनॉमी या जिसे हम क्रिएटिव इकोनॉमी कहते हैं, आई थिंक दैट इज ट्रेमेंडस, दैट इज कमेंडेबल और उस चीज़ को मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। जैसा आपने कहा, बीइंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, और भोपाल को हम स्मॉल टाउन कहते हैं, तो मुझे सब मैं मानता नहीं हूँ क्योंकि भोपाल में अपार संभावनाएं हैं। नहीं, भोपाल में ऑफ कोर्स अपार संभावनाएं हैं, लेकिन यहाँ पे जो लोग ज्यादा कनेक्ट होते हैं विदिशा से, सागर से, उनके लिए तो यही एक पूल है जहाँ से वो कनेक्ट होंगे। सो यहाँ पे जो आ रहा है ऑडियंस के फॉर्म में या क्रिएटर के फॉर्म में, वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही टायर 2 सिटी को बिलोंग करता है। या हम सब के देखे जाए तो अगर होम टाउन है तो कहीं ना कहीं वहीं से कनेक्टेड हैं। हम सब यहाँ पे माइग्रेट होकर ही आए हैं, तो वो जो सोच है या वो जो क्षमताएं हैं उसके साथ आगे जाना, एक मेट्रो सिटी के साथ कम्पीट करना। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है और इस तरह का एक इनिशिएटिव हमें चाहिए था। आपकी बात को मैं बिल्कुल सही मानता हूँ कि मैं तो बालाघाट से आता हूँ। मुझे 16 साल भोपाल में हो गए हैं रहते हुए, बट आई कम फ्रॉम बालाघाट एंड बालाघाट से भी 100 किलोमीटर आगे आई कम फ्रॉम इवन स्मॉलर टाउन कॉल्ड मलांचखंड। राइट।
ओके, वाओ, सो वहां से यहाँ तक की जर्नी। हाँ, तो मुझे तो भोपाल भी बड़ा शहर लगता है, लेकिन जब मैं बॉम्बे जाता हूँ तो ऑब्वियसली इट इज एन इवन बिगर टाउन। Right. मैं अभी लास्ट वीक ही बॉम्बे से वापस आया। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं बॉम्बे में था, एंड बिकॉज वी हैव अ हैबिट ऑफ स्क्रोलिंग आवर फोन एवरीवेयर वी गो, तो मैं इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहा था, एंड वहाँ पे एक ऐड पॉपअप होता है स्टोरी टेलिंग का। नाउ तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ जब भी मैं देखता हूँ कि अच्छा स्टोरी टेलिंग पे ऐड है, तो आई सॉ, तो फिर मैंने उनके पेज को फॉलो किया, एंड देन जब मैंने फॉलो किया तो आई रियलाइज कि अच्छा ये तो हमें पहले से ही फॉलो करते हैं, ऑल्दो वी आर इन भोपाल एंड शी दैट स्टोरी टेलर इज इन बॉम्बे हु इज कंडक्टिंग अ वर्कशॉप इन बॉम्बे। तो डेफिनेटली सोशल मीडिया से हम कनेक्ट तो हो ही रहे हैं कि Right. हाँ, भले ही एक छोटे शहर में रहने वाले, हमारा एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है भारत स्टोरी टेलर्स और भोपाल स्टोरी टेलर्स, और उसको अभी एक ग्लोबल रिकग्निशन मिलना शुरू हो गया है, कम से कम इंडिया में रिकग्निशन मिलना शुरू हो गया है। और ये वेव समिट से मैं उम्मीद करता हूँ कि रिकग्निशन हमें इसके बाहर बियॉन्ड इंडिया भी मिलना वेरी शुरू होगा। नाइस, वेरी नाइस, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव ऑफ वेव्स। Absolutely. तो ये तो होना ही तो चाहिए। उसी में दूसरी बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि बॉम्बे में मुझे एक इस तरह का ऐड नहीं दिखे, मुझे मल्टीपल एड्स दिखे स्टोरी टेलिंग पे। Right. और भोपाल में जब हम ये करते हैं तो भोपाल में लोगों को हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है कि व्हाट इज What स्टोरी is टेलिंग, storytelling? Of course. कि यहाँ पे हमें पेरेंट्स को उनको रियलाइज कराना पड़ता है कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर किड्स, वेयर एज इन मेट्रो सिटीज द पेरेंट्स ऑलरेडी हैव दिस अवेयरनेस कि क्या Right. स्टोरी टेलिंग है, क्या इसका इम्पैक्ट है बच्चों पे, क्या इनके करियर पे इम्पैक्ट हो सकता है इन फ्यूचर। सो So when you started, तो कभी आपको ऐसा लगा कि स्टार्टिंग में आपके करियर को जस्ट एक हॉबी टैग किया जाता था, स्टोरी टेलिंग एज यू आर सेइंग अभी भी नहीं समझते हैं, तो तब आप कैसे डील करते थे उससे? मैं तो एज अ हॉबी स्टार्ट किया था, तो Okay. so I started my career in BHEL as a production engineer, और क्योंकि BHEL is a government company और वहाँ पे मुझे शॉप फ्लोर में काम करना होता था, तो मुझे वहाँ पे शॉप फ्लोर में क्या, आई हैड टू डील विद माय सुपरवाइजर्स एंड वर्कर्स, और मुझे हमेशा से लगता था कि यार मैं कहीं यहीं का ना हो करके रह जाऊँ, कि आई हैव टू कीप माई सेल्फ This 9 to अपडेटेड। 5 जॉब सेगमेंट वाला और पर्सन। नॉट जस्ट 9 to 5 जॉब, कि वहाँ पे जिस तरह के कॉन्वर्सेशन होते हैं शॉप फ्लोर के कॉन्वर्सेशंस आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्वर्सेशन दैट वी आर हैविंग हियर। राइट। So I wanted to be a part of a community, and that's when I realized personally that okay, I need to get out of with my job, with my 8 to 5 job. I have to be a part of a community, and that's where this concept of Bhopal Storytellers and it got started, and we are doing this for past 8 years. Oh wow. And now we have a very strong presence in Bhopal. We recently conducted the Bhopal International Storytelling Festival, और वो जब हमने फेस्टिवल कराया एंड इट वाज सक्सेसफुल, तब तक मैं अपने पेरेंट्स से जब कहता था कि मुझे जॉब छोड़नी है और मुझे फुल टाइम स्टोरी टेलिंग और पब्लिक स्पीकिंग में आना है, सो मेरी मदर को पैनिक अटैक हो गया था। बट हाँ, एक्चुअली शी स्टार्टेड Okay, I कॉलिंग अ लॉट ऑफ understand that. पीपल। My father used to say, तुम क्या करोगी? Monkeys बनाओगी? Flowers बनाओगी? So, मैंने, नहीं, ऐसा नहीं होता है। But yes, after that festival, when they saw okay, this is, people are responding to it, and it is it is a skill of the future, because मुझे लगता है कि AI will replace a lot of jobs, जो Yeah, कहा but जा रहा है। it's like story telling, जैसे कि मैं समझती हूँ कि बहुत important segment है इंडस्ट्री का। So अभी भी क्या पेरेंट्स और सराउंडिंग ये बात को समझते हैं कि across the field कितनी जगह पे स्टोरी टेलिंग यूज होता है, लाइक ब्रांडिंग्स में, एडवर्टाइजिंग हाउसेस में और स्क्रिप्ट राइटिंग में, कितनी जगह पे स्टोरी टेलिंग आती है। वही मैं कहना चाह रहा था कि AI will replace all the jobs, but storytelling is one thing which will remain, which will not be affected by AI is not capable of It is going to creating stories. enhance the stories, but it is not going to replace, क्योंकि आपकी पर्सनल स्टोरी कैसे रिप्लेस हो सकती है। Exactly. और आपका जो दूसरा सवाल है कि क्या पेरेंट्स समझ रहे हैं, हाँ बिल्कुल अब समझ रहे हैं। नाउ दे रियलाइज, नाउ दीज पेरेंट्स आर आल्सो सीइंग कि कैसे वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। दिस इज अ वेरी रैपिड चेंज दैट वी आर गोइंग थ्रू। So when you realize that you are really building something real, मतलब ये realization 8 सालों में कब आया? ये पिछले 1-2 सालों में आया है। पहले तो मैं Okay. भी बहुत ज्यादा सीरियसली लेता नहीं था, मुझे लगता है कि ठीक है वीकेंड्स पे करो और फिर शाम को थोड़ा टाइम पास कर लो, दोस्तों के साथ हैंग आउट कर लो इसी बहाने। बट देन आई रियलाइज, जब कुछ लोगों ने इनवाइट करना शुरू किया कि आप आइए और हमारे यहाँ ट्रेनिंग्स लीजिए, तो मुझे लगा कि नहीं ओके। You can do much Yes, bigger yes, in yes, that. yes. Of course. So hope कि स्टोरी टेलिंग एंड भारत स्टोरी टेलिंग को हम अगले वेव समिट्स में कहीं बड़े मकाम पर देखें। बिल्कुल, हमारे सपने बहुत बड़े हैं, वो खुली आंखों से ही देखते ये हैं। सपने हमेशा बड़े ही रखने चाहिए, आई हम- बिलीव दैट। हम
पर मैं आपसे एक और चीज़ कहूँगा कि मैं किसी और प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं करता हूँ। मतलब हमने खुद शुरू से ये किया, हमें इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि हम अपना ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे जहाँ पे हमें किसी दूसरे समिट में जाकर के खुद को प्रेजेंट करने की जरूरत ना पड़े। ओके, तो हम खुद ही इतना बड़ा सबमिट करेंगे कि वेव्स वाले हमारे पास आएंगे। वाओ, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। थैंक यू। वेलकम अर्पित। थैंक यू सो मच। सो अर्पित, तुम्हें क्या लगता है कि जो ये वेव समिट है इससे कॉमेडियंस को और ज्यादा स्पॉटलाइट मिलेगी? हाँ जी, मुझे लगता है कि ये जो वेव समिट है और इसका जो सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है वो कुणाल कामरा को होने वाला है क्योंकि तमिलनाडु में बैठ के वो कर सकता है ना चीज़ें। यहाँ बिल्कुल से कर कॉमेडी सकता करने है। के बाद गांव में जाके बैठ गए तो वेव समिट का सबसे ज़्यादा फायदा तो उसको ही होने वाला है। तो मेरा तो फुल सपोर्ट है इस चीज़ को और कुणाल भाई का करियर मुझे ब्राइट दिख रहा है इसमें। बहुत बढ़िया चीज़ है। अर्पित का करियर कितना नहीं, मेरा ब्राइट है? करियर तो ऐसा है कि मैं थोड़ा सा क्या है कि पॉलिटिक्स में मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहता क्योंकि वो पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ है ना कि एक तो हम रोस्ट करें उनको, ऊपर से और फिर फिर हमें जेल वो में डाल रोज देते करे हैं। हमारी लाइफ को। वही चीज है कि सबसे बड़ी चीज ये है ना कि ले दे के कुछ पैसे तो मिल ही रहे हैं, उसमें से वो भी मैं बेल के दे दूं तो फिर क्या ही मतलब हो रहा है। घर फिर राशन भी ले जाना है तो फिर सही वो बात है। चीजें गलत है ना। राइट। सो अर्पित, क्या ज्यादा टफ था, पेरेंट्स को कन्विंस करना दैट आई वांट टू बी अ कॉमेडियन, या खुद को कन्विंस करना कि यार मुझे जॉब छोड़ना है, कॉमेडियन होना है? सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि मेरे घर वालों को अभी तक नहीं पता कि मैं कॉमेडियन लड़का हूं। करता क्या है? मैंने बताया ही नहीं Yes. अभी तक क्योंकि वो क्या कन्विंस करूं, मैं जोक लिखूं या कन्विंस करूं? वही सीन है ना। तो फिर क्या ही मतलब, अब फिर वो देखते हैं स्टेज पे क्या करता है। मैं बोल देता हूँ कि मैं देशभक्ति गाने गाता हूँ तो वो मान जाते हैं। वो कुछ कहते भी नहीं कि बढ़िया है लड़का, देशभक्त है। अच्छा, देशभक्त में लेकिन अब बात ये है ना कि देशभक्ति अलग टाइप की होती है कॉमेडी में भी। राइट, ऑफ कोर्स। जी हाँ। सो एज एन कॉमेडियन कितना टाइम हो गया है आपको इस इंडस्ट्री में? मैंने करीबन 2019 से स्टार्ट किया था। ओके, हाँ जी, तो 2019 से लेके 2025। so when you started, so people around you were able to see the comedian inside you? हाँ, मतलब हंसते तो हैं। Right. That is important. मतलब this is the हाँ, self अब proven thing. वो सीन वही है ना कि अब वो हंसते हैं। अब उसके अंदर वो क्या है कि उनने कभी ऐसे डीएम मुझे कभी बताया नहीं। So how you feel कि जो ये वेव समिट हो रहा है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें भी वहां तक पहुंचने का मौका मिलेगा? मुझे पैसे मिल जाए, मुझे कहीं नहीं पहुंचना। मुझे बस पैसे चाहिए, अगर वो दे रहे हैं तो अच्छी बात है। Right. हाँ, वो So इसलिए ना- opportunities. वो अपॉर्चुनिटीज वगैरह वो सारी चीजें। उस अपॉर्चुनिटी सबसे बड़ी बात ये है ना कि कॉमेडी इंडस्ट्री में अगर मैं बात करूँ ना तो वेव समिट में वो अगर आएगा भी तो वो कॉमेडियंस को लेंगे नहीं कि इनको बाहर करो। हमारा सीन वही है क्योंकि वो सीन वो यही समझते हैं ना कि ये तो रोस्ट वाले हैं, ये आके फिर यहाँ पे आके या तो गालियां देंगे या फिर ये रोस्ट करेंगे, तो हाँ ये सच बोल देंगे। ये सच और बोल सबसे बड़ी देंगे, बात वो ये भी है ना ह्यूमर में बोल देंगे, बोलेंगे हाँ। हमारा कंटेंट था। हाँ, तो वही सीन है ना कि अब कुल मिला के सबसे बड़ी बात ये है ना कि अब वो 1 बिलियन का भी अगर वो समिट लेके आ रहे हैं या जितने का भी लेके आ रहे हैं तो 1 बिलियन में से मुझे लग रहा है कि मुश्किल से 1 मिलियन खर्च करेंगे वो। Right. अब उसमें से अब निधि जी ने ले लिए कुछ और भी बाकी लोगों ने ले लिए, तो फिर अब कहाँ मुझे मिले। और सबसे True. बड़ी बात ये ना कि कॉमेडियंस को इतना ज्यादा, मैं बताऊं ऑनेस्टली, तो इतनी हाई वैल्यू नहीं दी जा रही है क्योंकि जिस Right. क्रिएटिविटी के साथ में आपको लिखना भी है, परफॉर्म Right, भी करना perform भी है, करना और उसके बाद सबसे बड़ी चीज ये है ना कि एक सोलो शो बनाने में करीबन 2-3 साल लग जाता है। मैं ऐसे कॉमेडियंस को जानता हूँ कि जो करीबन 3 साल से एक शो लिख रहे हैं। Right. 3 साल किसी एक पर्टिकुलर चीज को सिर्फ 1 घंटा बनाने के लिए देना बहुत बड़ी चीज होती है। बहुत बड़ी चीज है। तो वेव समिट मुझे लग रहा है कि इस चीज में हम लोगों को क्रिएटर्स लिया जाएगा या इस चीज का इफेक्ट हो पाएगा कॉमेडियंस को। Okay. और सबसे बड़ी बात ये है ना कि मेहनत करने के बाद फिर जब मेरे हाउसफुल हो जाएंगे तो फिर मुझे क्या ही दिक्कत है। राइट, वेरी वेव समिट गुड। मिले ना मिले तो मैं- हाउसफुल होना बहुत इम्पोर्टेंट वही है ना कि बट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो अभी हैं अपने हाँ पास, जी। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इससे कितना चेंज हम एक्सपेक्ट करते हैं इस इंडस्ट्री के लिए? इंस्टाग्राम से और बाकी सोशल मीडिया से मैं देखता हूँ कि जैसे कि यूट्यूब और कहीं भी चीज से आप, तो ये चीजें तो अभी भी हैं। ये वेव समिट से कोई चेंज नहीं होने वाली है ऑफ कोर्स। क्योंकि सोशल मीडिया से ही आज टिकट्स एक आर्टिस्ट लेकिन बेच पा रहा है। तुम्हारा हाउसफुल होने में कितना हेल्प कर सकता है एक डिजिटल? हाउसफुल होने में मेरा सीन यही है ना कि हाउसफुल होने में तो मैं इंस्टाग्राम कर देगा, लिंक्डइन भी कर देगा। मुझे जिस लेवल पे पहुंचना है वहां पे मुझे लग रहा है कि शायद सोशल मीडिया से भी ज्यादा एक माउथ मार्केटिंग होती है। Right. क्योंकि कितनी The आप traditional way जो हमारा है। कितनी रील डाल दो आप, कितनी आप कंटेंट डाल दो, लेकिन वो एक पर्टिकुलर ऑडियंस तक पहुंच जाएगा। बट जब लोग 1500 लोग आपका शो देखने आए और फिर जब वो निकलने के बाद वो स्टोरी डाल रहे हैं या वो खुद बता रहे हैं अपना एक्सपीरियंस, वो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होता है Game किसी भी changer आर्टिस्ट के लिए। Right. एक आर्टिस्ट को मैं जानता हूँ कि
शो से निकलने के बाद वो लोग का वही रीजन रहता है कि यार मतलब क्या ही है, 15 मिनट बाद तो हम तो बोर हो गए, ये हो गया। तो उसके बाद फिर लोग कट हो जाते हैं ना कि मतलब यार मतलब ही नहीं है जाने में, लोग बोर हो रहे हैं। तो वही सीन रहता है कि Right. माउथ मार्केटिंग के साथ साथ ना एक स्किल सेट होना बहुत जरूरी है उस चीज में, तो Very तब जाके true. वो चीज हो पाएगी। Done. So, when we are hoping to see the houseful show of yours? हाँ जी, मैं आपको बताऊं तो करीबन 2019 से मैं लगा हूँ, और जितने भी आर्टिस्ट हैं और काफी सारे लोग एक साल में 6 महीने में डाल देते हैं वीडियो। Right. बहुत बहुत इजीली डाल देते हैं लोग। Of course, of course. लोग वीडियो डालने में आज बहुत, एक सबसे बड़ी चीज है ना कि कंपटीशन के चक्कर में लोग, उनका सेट रेडी भी नहीं है, Right. उनका सोलो शो तो रेडी भी वो नहीं है, डाल रहे तो हैं। भी वीडियो डाल रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि They शायद are वीडियो letting डालने out से FOMO. वीडियो डालने से हम स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाएंगे, बट दैट्स नॉट ट्रू कि True. आप वीडियो डालने से स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाओगे। Right. करीबन इतने टाइम के बाद अभी भी अब मुझे लग रहा है कि हाँ मैं प्रिपेयर हूँ वीडियो डालने के लिए, बट उसके लिए भी एक प्रिपरेशन होती है पूरी की पूरी। बस कि तब जाके वो- शो में जितनी स्टोरी टेलिंग की हाँ जी। जरूरत है उतनी हाँ जी, ही हाँ जी। एक वो रील और एक वीडियो में भी उतनी ही स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए। बिल्कुल वो होनी चाहिए। कंटेंट कंप्लीट होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज ये है ना कि आप सिर्फ जोक्स कहाँ Crack तक नहीं करोगे कर आप? सकते। राइट। मेरा जो फॉर्मेट है वो एक स्टोरी वाला है कि मैं पूरा स्टार्ट करता हूँ यहाँ से लेके A to Z पूरा का पूरा। तो स्टोरी के अंदर कुछ जोक्स आते हैं, तो Of पहले वो course. स्टोरी बनती है, फिर उसमें जोक्स Of डालने course. पड़ते हैं कि फिर उसमें सोचना पड़ता है। तो एक ही बार एक सेट को करीबन 15 से 20 बार परफॉर्म करना पड़ता है, True. तब जाके वो 5 से 10 मिनट का टाइट सेट बन टाइट पाता है। सेट बनता है तो एंड एक देन वो फिर चीज- उसमें रोस्टिंग भी करनी है। बिल्कुल वेरी हाँ, तो फिर इंपॉर्टेंट। क्राउड वर्क एक अलग चीज है। Crowd work. क्राउड वर्क तो है ही है, अब जैसे सारी चीजें तो वो तो मेन True. करती है। हाँ जी। वेरी नाइस। वेलकम निधि जी। थैंक यू सो मच। सो निधि, आपने भी वेव्स देखा होगा, पीएमए ने जो लेकर आए हैं वेव समिट। सो आपको क्या लगता है कि पोएट्री सेक्शन में वेव्स जो है वो कितना हेल्प करेगा? सच बोल दूं, बिल्कुल सच बोलिए। मैंने वेव्स पढ़ा आपके मैसेज के बाद। अब Oh, ये wow. सोचो आप कि बाकी जो लोग हैं क्या उन्हें इसके बारे में पता है? पहले लोगों को पोएट्री तो बताओ, उसके बाद वेव्स बताएं। सही बात अभी है। तक बहुत लोगों को पोएट्री का ही मतलब नहीं पता। अभी रिसेंटली मैं एक इवेंट में गई थी, तो वहां पर एक लड़का शायरी सुना रहा था, वो डायन थी, वो चुड़ैल थी। मतलब इस kind हाँ, of thing. मतलब पोएट्री हैज सो मेनी सेगमेंट्स इन इट। तो पहले पोएट्री, जो कोर पोएट्री होती है, उसका क्या मीनिंग होता है, वो लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक भोपाल या भोपाल से भी छोटे शहरों की बात है, वहाँ पर लोगों को घर में ये बताने में ज़िंदगी बीत जाती है कि मैं पोएट्री लिखता हूँ या लिखती हूँ, Right. तो वो वेव्स के बारे में तो क्या ही अवेयर होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्राम पंचायत से लेकर और मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट तक सब जगह पर छोटा छोटा ये एक सेगमेंट बना देना चाहिए कि जो भी कोई नई चीज आती है उसके बारे में आप एटलीस्ट आपके Aware आसपास के करें। लोगों को अवेयर करें। सो अगर वेव्स का अवेयरनेस आने लगता है, अगर इस तरीके की चीजें होती हैं, तो क्या जो स्मॉल टाउन में एक लिमिटेड दायरे के अंदर हम काम कर रहे थे, वो दायरा ओपन हो पाएगा? देखो, दायरा बिल्कुल ओपन होगा, लेकिन अभी सोशल मीडिया जब से आया है, मुझे ऐसा लगता है कि दायरा कुछ खास रहा नहीं है। प्रॉब्लम बस कहाँ पे आती है कि मैं अवेलेबल हूँ या नहीं। बिकॉज अगर मुझे कोई मुंबई में बुलाता है तो आई हैव टू ट्रेवल, है ना। Right. तो मुझे अपना समय देखना है सिर्फ। अदरवाइज अभी मुझे नहीं लगता कि सोशल मीडिया के आने के बाद सिर्फ कोई समय नहीं, मुझे ऐसा लगता है उसमें एक्सपेंस भी कैरी हाँ, हो रहा है, चीजें वही, भी, और वही। सामने वाला जो वो रील बना रहा है बिल्कुल वो हमें दिख रहा है कि ही इज मेकिंग आउट द रील्स एंड क्रिएटिंग द कंटेंट, बट वो फाइनेंशियली उतना इंडिपेंडेंट है कि वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सके। बिल्कुल। तो छोटे शहरों में या भोपाल जैसे शहरों में या हमसे भी छोटे शहरों में प्रॉब्लम ये नहीं है कि आर्टिस्ट लोगों तक नहीं पहुंच सकता। आर्टिस्ट लोगों तक इजीली पहुंच सकता है। प्रॉब्लम यही है कि आर्टिस्ट क्या फिजिकली वहां तक पहुंच सकता है? वहां पर उसे कोई पैसे देकर बुलाएगा? मैं आपको एक पर्सनल इंसिडेंट बताती हूँ। एक IIT है कॉलेज, और उन्होंने मुझे एज अ जज अपने पोएट्री शो में इनवाइट किया एंड दे सेड कि मैम यू आर टू एक्सपेंसिव फॉर अस, इतने में हम यहाँ से 4 बुला लेंगे। सो दिस इज द सिनेरियो। तो अब वेव समिट आए ना आए, ये हम तक क्या ही फर्क पड़ जाएगा इसका। ओके, Yes. दैट इज अ बिग ब्रेक थ्रू। Yes. सो आपका जो फर्स्ट ब्रेक थ्रू था वो क्या था? एक अपलॉज, अ पब्लिकेशन और अ वायरल पोएम? मैंने पहली बार जब एक्चुअली आई यूज्ड टू बी अ प्रोफेसर, तो मुझे पब्लिक स्पीकिंग का कभी कोई डर नहीं था। तो जब मैंने पहली बार ओपन माइक किया और भोपाल में ही किया, लोग कहते हैं ना कि छोटे शहरों में अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है आपको खुद बनानी पड़ती है। थाली में सर्व करके आपको अपॉर्चुनिटी कोई नहीं देता, चाहे मैम है, चाहे सर है, चाहे अर्पिता, चाहे मैं, हम सब ने बनाई है। तो पहली बार जब मैंने स्टेज पर परफॉर्म किया तो मेरा सबसे पहला ब्रेक थ्रू यही था कि 250 लोग तालियां बजा रहे थे और किसी को भी ये विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं पहली बार स्टेज पर परफॉर्म कर रही हूँ। वाओ,
अमेजिंग, दैट वाज रियली अमेजिंग कि मतलब इतने क्राउड के आगे फर्स्ट जी। टाइम परफॉर्म वहीं करना। से वो सारा कॉन्फिडेंस आता है। Oh, brilliant. So, when you got the respect for your poetry first time, apart from this event, एक पोएम है मेरी, बेटे भी विदा होते हैं। right? जब I've घर heard का that. बेटा लाद कर सामान दूसरे शहर कमाने जाता है तो सारे परिवार का सर फक्र से ऊंचा हो जाता है, पर गाड़ी में बैठने से ठीक पहले जब वो पूरे परिवार की ओर नजरें दौड़ाता है तो सबकी आंखें एक साथ नम देखकर उसका दिल भर आता है। पिता कुछ बीमार रहते हैं मालूम है उसे, पर वो अपनी चिंताओं को जिम्मेदारियों के सामने बेबस पाता है। माँ से नहीं होते घर के काम सारे, फिर भी वो माँ के कंधों पर अपनी पकड़ मजबूत करके उसे अपनी मजबूरियों का एहसास दिलाता है। गाड़ी जैसे ही बढ़ती है नुक्कड़ से कुछ आगे एक सन्नाटा सा दिलों में पसर जाता है और ठीक उस वक्त वो कसकर मूंद लेता है आंखें और एक आंसू उसकी आंखों से गिरकर उसके होठों पर दम तोड़ जाता है। क्या मैं फिर बात आऊंगा है। कहकर वो धीरे से हवा में हाथ हिलाता है। और कौन कहता है कि सिर्फ बेटियां होती हैं विदा, बेटों को भी एक ही दहलीज से नम आंखों के साथ न जाने कितनी बार विदा किया जाता है। बहुत बेहतरीन। तो ये पोएट्री मैंने बहुत सुनाई बेहतरीन, थी। मुझे गूज़बम्प्स आ मुझे गए भी। लिटरली। आई एम फीलिंग सो मच ऑफ गूज़बम्प्स विद दिस। तो ये पोएट्री मैंने सुनाई थी हैबिटेट मुंबई में। तो उसके बाद ये काफी वायरल गई थी, आई गेस 30 मिलियन क्रॉस किया था। मेरे पेज पे नहीं किया हालांकि, उन्हीं के पेज पे किया। तो वहां से मुझे काफी लोगों ने फॉलो किया, लाइक आयुष्मान खुराना एंड और भी 3-4 इंडस्ट्री से लोगों ने काफी प्रेज भी किया कि ये बहुत क्योंकि रिलेट कर पाए ऑफ कोर्स। तो ये मेरा पहला एक बहुत ही वायरल कंटेंट गया था। वेरी नाइस। सो निधि, पोइट्री या शायरी सिर्फ एक वर्स नहीं होता, एक सेगमेंट नहीं होता, पूरी एक कहानी, एक करियर ऑप्शन भी क्रिएट कर सकता है आपकी लाइफ में। सो क्या लोग इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि सी एवरीवन लाइक्स गालिब एंड गुलजार, बट नोबडी वांट्स अ गालिब एंड गुलजार फ्रॉम देयर ओन होम? मैं आपको अपना ही एग्जांपल दे देती हूँ। आई यूज्ड टू राइट इन क्लास 7th। जब मैंने पहली बार कविता पढ़ी कि देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य भेंटवे कई ढंग की लाते हैं, तो मैं ये सोचती थी यार, मैम कहती थी कवि कहना चाहता है, मैं कवि बड़ा जादूगर है यार, कहना कुछ और चाहता है, लिख कुछ और रहा है, मुझे ये करना है। एंड आई यूज्ड टू राइट इन ए डायरी 2007 में। एंड आई वाज वेरी स्मार्ट। मैं डायरी पे नाम नहीं लिखती थी क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा में पहली बात तो लड़की पैदा हो जाए, दूसरी बात वो पोएट हो जाए। माय गॉड, तो बहुत बड़ा टैबू हो गया था। तो पापा को वो डायरी मिली तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें डॉक्टर बनाना चाहता हूँ और तुम ये कर रही हो, तो उन्होंने उन डायरियों में आग लगा दी, बिल्कुल लिटरली आग लगा दी। यस, देन मैंने लिखना छोड़ दिया। एंड 2011 में ऐसा हुआ कि आफ्टर गेटिंग मैरिड 2012 में मेरा फर्स्ट मिसकैरेज हुआ। और जब आप लाइफ के ऐसे स्टेज पे होते हैं ना जहाँ आपको लगता है कि यार अब खत्म करते हैं इसको, बहुत हो गया, तब आपके अंदर से वो कविता फिर से उभरती है और वो कविताएं फिर से निकलना शुरू हुई। बट मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि 7th क्लास से लेकर और 2018 तक मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बाहर आ सकूं, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपकी अपब्रिंगिंग वैसी है, क्योंकि इसको एज अ प्रोफेशन नहीं माना जाता। और प्रोफेशन की तो बात आप छोड़ दीजिए, लड़की का स्टेज पर जाना ही एक बहुत बड़ा टैबू माना जाता है छोटे शहरों में। तो ये बड़े ही चैलेंजेस आज भी हैं। जहां हम फेमिनिज्म और विमेन एम्पावरमेंट की बातें करते हैं, वहां पर बहुत सारी जगह पे फीमेल्स को ये भी नहीं पता कि उनके बेसिक राइट्स क्या हैं। तो ऐसी भी चीजें। वेरी ट्रू। सो जहाँ बेसिक राइट्स भी नहीं पता, वहाँ तो पोएट होना अपने आप में एक बहुत बड़ी मतलब एक विडंबना है, मुझे कहना चाहिए कि वहां से तो आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे कि हम कहाँ तक पहुंच पाएंगे। शुरू में इवन घर से बहुत आया भी, लेकिन जब आस पड़ोस वालों ने तारीफ करना शुरू किया तब उनके दिमाग में गया कि हाँ यार कुछ तो अच्छा कर रहा है। ये हमेशा इंडियन होम में हमेशा ही हम देखेंगे ना कि जब आजू बाजू वाले हमारी तारीफ करने लगते हैं तभी हमारे माँ बाप को यकीन होता है कि हमारा बच्चा लायक है। हाँ। तो उसके पहले तक तो सब नालायक ही फील हो रहे होते हैं। ब्लैक शीप। एग्जैक्टली। कहाँ से निकल आएगी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मतलब ये प्रूफ कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कोई और आके हमारी तारीफ करे, टू मेक देम रियलाइज कि नो वी आर वर्थफुल एंड वी आर डूइंग समथिंग गुड। उनकी गलती भी नहीं है। देखो पहले अगर आप शिव कुमार बटालवी जैसे लोगों को देखें, वो लोग मर गए ना मुफलिसी में। उन्होंने क्या कमाया पोएट्री से? उन्होंने या तो बदनामी कमाई या तो फिर मौत कमाई। तो माँ बाप हमेशा, जैसे एक बार शायद जाकिर खान को आपने सुना होगा, वो कहते हैं कि मतलब माँ बाप अपने बच्चे को ना भूखे मरते नहीं देखना चाहते। एग्जैक्टली। ऐसा नहीं है कि माँ बाप इस चीज के अगेंस्ट है। माँ बाप अगर, जैसे आपने वेव समिट की बात की, अगर वेव समिट एक्चुअली
पावरफुल है, इम्पैक्टफुल है और लोगों को इससे रोजगार मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता पेरेंट्स हाँ, को कोई तो फिर प्रॉब्लम ये होगी। करियर ऑप्शन भी इतनी जल्दी बिल्कुल। एक्सेप्टेड किया जाएगा बिल्कुल, हमारे डॉक्टर कल्चर। इंजीनियर की तरह हो जाएगा फिर ये, बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल। सो ज्योति जी, क्या ज्यादा टफ था 2019 एंड 15 वाले एरा में जो अब इजी है? मैं अगर बोलूँ तो 2007 से मैंने करियर स्टार्ट किया है, तो 15-19 में तो फिर भी अपॉर्चुनिटीज़ थी, 2007 में कम अपॉर्चुनिटीज़ थी। और भोपाल शहर में अगर बोलूँ तो अब एक सिनेमा हब है, यहाँ लोग आते हैं, OTT और फिल्म्स, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं यहाँ पर, एड फिल्म्स बनती हैं। और मैंने यहाँ पर पंचायत की, महारानी की, और कई बार मैं यहीं से सिलेक्ट होके मुंबई के लिए गई हूँ। जैसे ठुकरा के मेरा प्यार भी मेरा, मैं भोपाल से सिलेक्ट हुई हूँ, यहाँ पे ऑडिशंस हुए थे। तो अब बहुत कुछ है जो आपके शहर में है लाइक और आप पहुँच सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज आर इजियर बेसिकली, तब से अब में अपॉर्चुनिटीज बहुत आ गई हैं अपने पास। आगे है। क्या लेकिन अभी भी हम ये कह सकते हैं कि न्यू कमर्स के लिए रोल्स अभी भी बहुत लिमिटेड हैं स्मॉल टाउन के होने की वजह से? नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचती। मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी। आपके पास वो एक समय है जहां आपको अपने आप को प्रूव करना है कि आप उस काबिल हैं, चाहे आप नए हो चाहे पुराने। अगर आपने एनर्जी छोड़ दी, आप डिमोरलाइज हो गए, आप एक साइड में हो गए, तो फिर आप गए। आपको उस अपॉर्चुनिटी का वेट करना है अपनी एनर्जी के साथ और ग्रैब करना है। तो नया हो चाहे पुराना, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर आप में टैलेंट है तो। वेरी ट्रू। व्हाट वाज योर फेवरेट रोल टिल नाउ? अब ऐसे तो आप बोलोगे कि मेरी सारी रोलें मुझे पसंद आए क्योंकि मैंने सब में जान लगाई है अपनी। मैंने सबसे पहले मुंबई का एक प्रोजेक्ट किया था 2014 में, ये शादी है ये सौदा। महिमा कैरेक्टर था, हरियाणवी कैरेक्टर था। मतलब उस समय उसकी रेटिंग 4.2 थी। वो मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर है और मैंने उसमें बहुत जान लगाई है। उसके बाद पंचायत भी Of लोगों course. ने पसंद किया, लेकिन बोलते ना पहला रोल हाँ मतलब, लेकिन हाँ, पंचायत में आरव की मम्मा या आत्माराम की मम्मा? आत्माराम। आत्माराम। डन। ओके, सो अविरल, अभी आपसे जब बात हो रही थी कि स्टोरी टेलिंग को अब पेरेंट्स अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो क्या अब स्कूल्स, कॉलेजेस एंड कल्चर्स में स्टोरी टेलिंग को बहुत एक्सेप्ट किया जा रहा है? बिल्कुल मैम, किया जा रहा है। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसमें स्टोरी टेलिंग एज अ लाइफ स्किल प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट। वेरी नाइस। तो हम भारत स्टोरी टेलर्स वी ऑल्सो वांट टू वर्क विद द गवर्नमेंट एट अ पॉलिसी लेवल, जहाँ पे हम चाहते हैं कि हर स्कूल में एक स्टोरी टेलर की एक पोजीशन हो। Very true. अभी जो काम किया जा रहा है उसमें ये हो रहा है कि जो टीचर्स हैं उन्हीं को स्टोरी टेलिंग सिखाई जा रही है कि वो Okay. अपने सब्जेक्ट, इवन मैथ्स को का जो टीचर है हाँ हाँ, वो भी सिर्फ गणित के सवालों का प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं कर रहा है, दे आर With आल्सो storytelling में form स्टोरीज कर के रहे हैं। फॉर्म में उसको Right. करने का प्रयास किया जा रहा है। तो स्टोरी टेलिंग इज एवरीवेयर। वेरी नाइस। दैट इज अ वेरी नाइस इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट, यस आई मस्ट से एब्सोल्युटली। दिस। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जिसका मैंने कहा, वो तो Okay. बिल्कुल उसको, इट हैज वेरी हाई क्रेडिट एज वेल। या ऑफ कोर्स, क्योंकि मतलब जैसे मुझे लगता है कि आज से पहले तक ना स्टोरी टेलिंग एक डेजिग्नेशन नहीं हुआ करती थी कहीं पर भी। इट वाज क्वाइट एन अंडर लेयर स्किल। मतलब Yes. या तो राइटर खुद डायरेक्टर होता था, या राइटर के अंडर में मतलब एक स्टोरी टेलर काम कर रहा होता था, स्क्रीन प्ले वाले काम कर रहे होते थे। तो ये हमेशा एक अंडर लेयर जॉब रहा है। इस वजह से ये कभी भी ऐसा एक प्रोफाइल जॉब की तरह सामने नहीं आया और लोग इसकी इम्पोर्टेंस भी नहीं समझ पाए कि हर काम के पीछे स्टोरी टेलिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है। सो दैट वाज द बेसिक रीजन कि अभी तक इसका एक डेजिग्नेशन नहीं फॉर्म हुए या इस पे लॉज नहीं आया और अब जाकर आ रहे हैं ये। अब आ रहे हैं, अब उसको एज अ प्रोफेशन देखा जा रहा है। ऑल्दो स्टोरी टेलिंग इज एज ओल्ड एज द ह्यूमन सिविलाइजेशन। क्योंकि राइट। जब हम हंटर गैदरर्स भी थे, उस टाइम पे भी जब हंटिंग गैदरिंग करके हम रात को आग के अगल बगल बैठते थे, हाँ, तो हाँ। हम पूरे दिन की अपनी स्टोरीज ही सुनाते थे। हाँ, लेकिन तो कहीं it ना is- कहीं मतलब मार्केट ने उसका नाम जो है ना वो फिल्म्स, हाँ, स्टोरी मतलब yes, yes, राइटर, yes, yes, yes. स्टोरी टेलर Of को course, मतलब of course. रिप्लेस सब कर दिया गया। स्टोरी टेलर एज अ वर्ड बचा हाँ. नहीं, एक डेजिग नहीं बचा। अब है, लेकिन अब है। अब तो बहुत सारे, अब तो स्टोरी टेलिंग इज अ वेरी ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन। या ऑफ कोर्स, बिकॉज No, it's एज आई सेड कि ब्रांडिंग प्रमोशंस हो, मीडिया का वर्क हो, या एड क्रिएशंस हो, फिल्म क्रिएशंस हो, इवन कॉर्पोरेट कल्चर्स में जिस तरह से आप प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन होता है, एवरी प्लेस आई थिंक स्टोरी टेलिंग वर्क्स। देखिए, जहाँ पे भी अगर आपको इमोशंस इन्वोक करने होंगे, वहाँ आपको स्टोरी सुनानी पड़ेंगी। ऑफ कोर्स, बिना स्टोरीज के देयर कैन बी नो इमोशन। ऑफ कोर्स 100%। इवन मतलब आई बिलीव कि एड वर्ल्ड तो सबसे बड़ी जगह है इस चीज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। इवन बिजनेस प्रेजेंटेशंस में भी आपकी जो कहानी है
जैसे हम अगर जब स्टोरी टेलिंग की बात करते हैं, वी से देयर आर 3 काइंड्स ऑफ स्टोरीज. One is your personal story, second is stories about other people, Of and course. third is your brand story. तो अगर मैं अपने बारे में बात करता हूँ, अपने बिजनेस के बारे में बात करूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं अपनी पूरी कहानी आप मुझे जानना चाहेंगे. जैसे आपने सब शुरू में आकर के मुझसे पूछा कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, सो यू वांटेड टू नो माय स्टोरी, ऑफ कोर्स. कि मैं कैसे यहाँ तक पहुंचा, या ज्योति जी यहाँ तक कैसे पहुंची, या मैडम यहाँ तक कैसे पहुंची, या अर्पित यहाँ कैसे पहुंची. वी ऑल वांट टू, हम आपकी भी स्टोरी सुनना चाहते हैं कि आप लेट्स बी रियल. Of course, आपके 100%. Every story comes with some different like Yes. interest level. किसी का struggle interesting होता है, Yes. किसी का work hard है वो interesting होता है, Absolutely, किसी की absolutely. opportunities बहुत interesting होती जी, है. जी. You never know because मैं जानती हूँ अभी भी, मेरे जानकार में एक person है, he was once a RJ. And suddenly he became one of a known candidate for the film industry. So वो एक opportunity run हुई है, तो वहाँ पे उसका struggle important नहीं होगा story में, उसके efforts important नहीं होंगे, लेकिन वो जो opportunity है, that plays a magic role in that story. So of course storytelling के एक तो perspectives बहुत different होते हैं, हर इंसान की story अलग होती है, and as you said, AI cannot replace the real stories. Absolutely, Of course. absolutely. So वेरी नाइस टू हियर डेट कि गवर्नमेंट ये इसके ऊपर काम कर रही है और आप लोग भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, और सून विल बी हैविंग सो मेनी स्टोरी टेलर्स इन आवर स्टेट. एक चीज जो मैं ऐड करना चाहता था कि वेव समिट से एज अ स्टोरी टेलर मुझे, जब तक मैं भोपाल में काम कर रहा हूँ तब तक कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन वेव समिट का पर्पस है इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है उसको हार्ड पावर में कन्वर्ट करना, कि रेवेन्यू जनरेट करना थ्रू स्टोरी टेलिंग. तो आई कैन रिकॉर्ड अ रील, and now I'm not recording this for local consumption, rather someone sitting in the United States or UK or Europe watches my content, और वहां से मुझे उस कंटेंट के थ्रू मेरे पास पैसा आए, रेवेन्यू क्रिएट, रेवेन्यू जनरेट हो. दैट इज हाउ वेव समिट, अगर जब ऐसा होता है, गिविंग दिस काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी एंड अ प्लेटफॉर्म. हाँ, कि जब लोकल, यहाँ भोपाल का नहीं, इनफैक्ट बैरसिया, बंगरसिया और आसपास के जो गांव हैं, इनके जब Of कंटेंट course. क्रिएटर्स निकल करके आएंगे बाहर, और इनका कंटेंट इंडिया में नहीं बाहर कंज्यूम किया जाएगा, True. तब वेव समिट विल बी सक्सेसफुल. सक्सेसफुल. वेरी नाइस, वेरी वेल सेड, रियली. अर्पित, अभी जो हम बात कर रहे थे, अकॉर्डिंगली पिछले 5 सालों में देखें तो क्या डिजिटल मीडिया ने ये स्पेस क्रिएट किया है कि वो और अपॉर्चुनिटीज दे रहा है स्टैंड अप कॉमेडियंस को? इट मेड इट इजियर, आई मस्ट से. इजी लाइक डिजिटल मीडिया जिस हिसाब से कह सकते हैं कि सोशल मीडिया ही है, डिजिटल Right, of course. हाँ, ऑफ कोर्स सोशल मीडिया से बहुत इम्पैक्टफुल हुई हैं चीजें. टिकट्स बिक रहे हैं क्योंकि वहाँ पे शोज मतलब जो आज से 5-6 साल तक पहले टफ था कि आप एज अ कॉमेडियन अपने आप को स्टैब्लिश कर सकें. टफ था कि सबसे बड़ी बात ये है कि था ही नहीं. सबसे बड़ी चीज तो ये कि अभी ये मुश्किल से 2 या 3 सालों में ऐसा हुआ है कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडी को, कि हाँ लाइक कोई चीज है कि अब फिल्म से हटके भी हम लाइव शोज देख सकते हैं. ऐसा थिएटर में कह सकता हूँ, थिएटर में लोग जाते हैं देखने के लिए. अभी फिलहाल थिएटर काफी सारे लोग होते हैं जो लाइव शोज पसंद करते हैं, थिएटर पसंद करते हैं. तो थिएटर से भी एक हटके एक चीज है जो भी लाइव शोज में एक पूरी की पूरी एक बंदा एक स्टोरी सुना रहा है पूरी की पूरी. तो मेरे हिसाब से वो चीज़ बहुत सही रही है, और डिजिटली वो चीज़ बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेड है कि हाँ टिकट्स बिक रहे हैं, प्रमोशन कर पा रहे हैं, टिकट सेल आउट हो पा रहे हैं, लोग फॉलो कर रहे हैं, तो वो आ रहे हैं, अपनी एक खुद की कल्ट ऑडियंस बन रही है. लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि सोशल मीडिया पे आप प्रमोट करते हैं चीज़ें तो सही चीज़ें फॉलो करें. अब मेरी फीड में ऐसी चीज़ें है ना कि कई बार फीड गंदी हो जाती है, तो कई बार चीज़ें स्लिप हो जाती हैं, समझ रहे हो? तो वही सीन है. तो इसलिए मैंने रात में 11 के बाद मोबाइल चलाना ही बंद कर दिया. इंस्टा खोलते ही नहीं हूँ मैं. दिन में जितना चला दिन में जितना चला लिया, क्योंकि फीड भी साफ रहती है और अच्छी चीजें भी सामने आती है. बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, तो उसमें सबसे बड़ी चीज ये है ना कि आपकी रीच आपको तभी मिल पाएगी, या आपको आपका जो कंटेंट चाहिए, जो व्यूअरशिप भी चाहिए, वो तभी मिल पाएगा. बिल्कुल, वो तभी मिल पाएगा जब इंस्टा पे आप सही लोगों को फॉलो कर रहे हैं, सही कंटेंट को फॉलो कर रहे हैं आप. अब आज के टाइम पे वेव समिट, मैं तो अगर पर्सनली बताऊं, मैं दिल से, रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा, तो मैं चाहता हूं कि बिल्कुल आए ना ये, क्योंकि जिस हिसाब से गंद फैला के रखी है लोगों ने डिजिटली, इंडिया मतलब आप देख रहे हो क्या लेवल पे आ गया है आज के टाइम पे. हर कोई सोशल मीडिया पे बैठ के क्रिएटर बना बैठा. मैं खुद बताऊं, मैं रील्स नहीं डालता हूँ मैं. हाँ, अब लोग बस फोन उठाया कि हाँ शायरी बोल दी, लोग उठाए बस कोई कुछ भी सुना दिया, वही चीज है ना. तो मतलब जो डिस्प्लेइंग है वो बहुत ओवर कैजुअल हो गया है. ओवर नहीं है ना, कि लोगों ने, सबसे बड़ी चीज है ना कि अब लोग बैठे हुए हैं, इंटरनेट है लोगों के पास, जियो है, तो उनने फोन निकाला और कोई भी वीडियो बनाई डाल दी. अब चीजें कई बारी चीजें अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि अगर आप सोशली चीजों को हम देख रहे हैं तो कई सारे सोशली मुद्दे अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन लोगों ने मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया है. तो मैं तो चाहता हूं कि ना ही आए,
वेव समिट ऑनेस्टली। मतलब लोगों को थोड़ा मेरे को आप लोग की तरफ से ये मतलब एहसास हो रहा है कि गवर्नमेंट को इन सारी चीजों पर भी मतलब नजर रखनी पड़ेगी इफ दे वांट द वेव्स टू गेट सक्सेस। सबसे बड़ी चीज ये है ना कि अगर गांव तक वो चीज पहुंच रही है तो अच्छी बात है, लोग अवेयर हो रहे हैं, चीजों इन्फॉर्मेशन मिल रही है सारी चीजों को, बट मिसयूज कितना हो रहा है उस चीज का, मिसयूज के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। वेव समिट की हम बात कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, तो क्या 150 करोड़ लोग सिर्फ कंटेंट ही बनाएंगे? तो उसका भी एक दायरा होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम लेकिन जो लोग बना रहे हैं क्या उनके लिए भी इनफ प्लेटफॉर्म्स हैं? हाँ, तो जो वही सीन है कि इंस्टा ही लोगों ने इतना कबाड़ कर दिया है आज के टाइम पे कि उसके अलावा अगर और भी चीजें आए ना तो हर लोग पहुंच जाएंगे लोगों को। लोग स्नैपचैट पे हैं, इंस्टा पे हैं, लिंक्डइन पे हैं, उसके बाद में और 4 फेसबुक है, व्हाट्सएप है, कितने सारे सोशल बट मीडिया ये सोशल मीडिया की बात हुई, अदर देन सोशल मीडिया भी मतलब आई डोंट बिलीव कि इंस्टा पे बैठ के आप उतना मॉनेटरी कमा पाते हैं। मतलब उसको कमाने के लिए आपको सिर्फ इंस्टा पे कंटेंट नहीं डालना, आपको इंस्टा का पूरा टेक्निकल लैंग्वेज अंडरस्टैंड करना पड़ता है। लेकिन जो आपका फील्ड है, व्हाट आई एम सेइंग कि जो आपका फील्ड है उसके लिए क्या इनफ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप जाके परफॉर्म करें? सबसे बड़ी चीज ये है ना कि जैसे कि वो जो मेरा जो आर्ट फॉर्म है या जो मैं परफॉर्म चीज कर रहा हूँ वो एक लाइव वाली चीज है, वो सोशल मीडिया से सिर्फ हम प्रमोट कर सकते हैं लोगों को, that's what I'm saying. ऑडियंस लेके आना उस चीज से, वो चीज सही है। बट मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि वेव समिट बहुत एक जिस हिसाब से कह सकते हैं कि लेवल तक सक्सेसफुल है, वो चीज रहेगी, लेकिन उसके डिसएडवांटेजेस भी हमें देखने पड़ेंगे, उसके जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो भी हमें देखने पड़ेंगे, क्योंकि आज के टाइम पे हर एक छोटे से छोटा बच्चा मोबाइल फोन लेके बैठा हुआ है। वो चीज हम कहाँ तक उस चीज को प्रमोट कर रहे हैं? अगर हम इंडिया, पूरा का पूरा इंडिया अगर सोशल मीडिया पे आ जाएगा तो फिर साइंटिस्ट कौन बनेगा, इसरो कौन चलाएगा? मेरा कहने का मतलब वही है कि मैं इस चीज के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ना आए, बट वेव समिट अगर आ रहा है तो छोटे शहरों में भी वो किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है, कौन उसे प्रॉपरली चीजों को कर पा रहा है, सबमिट कैसे हो रहा है, इस पे बहुत डिपेंड पूरा का पूरा वो मैटर वही है कि हर अगर इंसान तक वो चीज पहुंच रही है। आज के टाइम पे मैं बताऊं आपको, वेव समिट के बारे में अगर आप कॉलेज में जाके कहो कि वेव समिट आ रहा है तो स्टूडेंट आपसे ये कहेंगे कि हमने तो लेट फीस भर दी है, काय का वेव समिट, लोगों को पता ही नहीं है उसे। Very true. तो वही चीज है ना कि नहीं पता है लोगों को वेव समिट क्या है, कहाँ तक है, ये क्या इसकी चीजें हैं, ये कैसे एग्जीक्यूट होने वाला है। तो पहले तो उसको प्रॉपरली मार्केट करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि सही चीज क्या है, गलत चीज क्या है, और कैसे वो चीज हम अच्छे तरीके से आगे कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया, और जो बजट जो भी होने वाला है आगे चल के, मैं चाहता हूँ कि अच्छा हो, सही हो, और जितने भी क्रिएटर्स हैं जो कि आर्ट के तौर पे मैं कहना चाहूँगी पोइट्री में बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्टोरी टेलिंग में अच्छा कर रहे हैं, और कुछ ऐसे क्रिएटर्स भी हैं जो कि जैसे मंडला आर्ट करके होती हैं और कई सारी चीजें ऐसे बना रहे हैं, वो उन आर्ट्स को भी सपोर्ट मिलने वाला है, क्योंकि वो तो सिर्फ गाँव में हो रहे हैं, वो सिटीज में नहीं है, वो अर्बन सिटीज में नहीं है, वो सिर्फ गांव में हो रहे हैं। काफी सारी ऐसी ऑर्गेनिक चीजें हो रही हैं, और जिस हिसाब से कहते हैं कि गांव की जो संस्कृति कह सकते हैं हम, या उनका जो जिस हिसाब से चीजें बनाना, ड्रॉ करना या पेंटिंग्स करना, गांव में अगर आप जाएंगे तो काफी सारे ऐसे गांव भी हैं जो कि पॉलिटिक्स की जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने गोद लिए हुए हैं। उन गांव में अगर आप जाके देखें तो इतने खूबसूरत गांव होते हैं वो कि आप भूल जाएंगे कि इससे बेहतर भी कोई हो सकता है। Very nice. तो मैं बस उन्हीं चीजों पर सपोर्ट करना चाहूंगा, उस चीज की कि वेव समिट अगर आ रहा है तो इन चीजों को भी आगे लेके चले। बिल्कुल, डेफिनेटली। सो निधि जी, जिस तरह से अभी हमारा बात चल रहा था डिजिटल मीडिया को लेके, और हमारे सारे ही गेस्ट का ये कहना है कि वेव समिट आ तो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके प्रोज एंड कॉन्स भी देखने होंगे, प्लेटफॉर्म अभी भी रिस्ट्रिक्टेड है, तो एक पोएट के लिए ये प्लेटफॉर्म कितना हेल्पफुल होने वाला है? मैम देखो, आर्टिस्ट कोई भी हो, चाहे वो पोएट हो, चाहे स्टैंड अप कॉमेडियन हो, चाहे स्टोरी टेलर हो, जो मजा तालियों की गड़गड़ाहट सुन के आता है ना, वो मजा लाइक्स और कमेंट्स से नहीं आता। दूसरा एक मुझे बहुत बड़ा ड्रॉबैक डिजिटल मीडिया का ये लगता है कि पहले ना ABCXYZ कोई भी बैठ के शाहरुख खान को गाली नहीं दे सकता था। अभी वो इतना इजी हो गया है कि आप हर किसी को ट्रोल कर सकते हैं बिना उसके अचीवमेंट्स जाने, बिना उसके एफर्ट्स की तारीफ किए। आप बस चेहरा भी नहीं लगाना, आपको एक प्रोफाइल बनानी है और आप किसी को भी गाली दे देते हैं, किसी की इज्जत नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो पर्दा जो था ना एक वो हट गया है, जो कि बहुत गलत है। जहाँ तक प्लेटफॉर्म्स की बात है, वो छोटे शहरों में अभी भी बहुत कम है, जैसे भोपाल में कोई भी स्टेज नहीं है फिलहाल, मेरे लिए, मुझे तो नहीं लगता है। एंड इवन जॉब प्रोफेशंस के बारे में आपका क्या कहना है? मतलब एक पोएट के लिए जॉब प्रोफेशंस कितने रिस्ट्रिक्टेड हैं? मतलब क्या लोग समझते हैं कि एक पोएट जो है वो राइटर भी है, वो कमर्शियली भी लिख सकता है, नॉन कमर्शियली भी लिख सकता है, और उसके लिए करियर ऑप्शंस भी हैं? मतलब
पोएट बोलने से लोग सिर्फ गाली भी समझते हैं, हाँ हाँ अदर देन डेट उनका कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसके लिए। इसलिए मैंने खुद अपनी प्रोफाइल पे अभी राइटर लिख दिया है, जस्ट बिकॉज होता क्या है कि आप बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हो कि पोएट्री ही करते हैं तो और कुछ नहीं लिख पाएंगे, जबकि Right. ऐसा कुछ नहीं ऐसा होता कुछ है। नहीं। आप इमोशन लिख सकते हैं, आप कहानी लिख सकते हैं, आप सॉन्ग्स लिख सकते हैं, कॉमर्शियल एड्स, कंटेंट, सब कुछ। लाइक सब लिख पोएट्री कम्स इनटू एवरी सेगमेंट आई बिल्कुल, बिलीव, बिल्कुल। लेकिन इसके अंडरस्टैंडिंग लोगों में दिखती नहीं है उस बहुत तरह कम से। है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बस वही राइमिंग वाली 4 लाइनें होंगी तो ये आगे शायद नहीं लिख पाए। और दूसरा एक ये भी है कि जैसे मुझे ऐसा लगता है कि स्टोरी टेलिंग ही होती है पोएट्री भी, जस्ट एक राइमिंग हाँ, फॉर्म में rhyming form होती में है। होती है। इवन मैं इनके इसमें कहना चाहूँगा कि जिस हिसाब से जो पोइट्रीज या जिस हिसाब से ये शायरी लिखती हैं, पोइट्री लिखती हैं, और इनकी जो किताब भी लिखी हैं, और पर्सनली मैं राइटर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट देखता हूँ। और एक जो एक मेरे खुद के अंदर जो एक अंदर से एक राइटर्स की जो रिस्पेक्ट है वो बहुत सबसे ऊपर है। क्योंकि अभी एक फिल्म आई थी मालेगांव का सुपरमैन, सुपर हीरो सुपर मालेगांव, सुपर, राइट, उसमें जो एक्टर है वो एक बहुत बढ़िया डायलॉग बोलते हैं कि राइटर पाप होता है। ऑफ कोर्स। वो चीज तो वो एक जो फिल्म थी ना उसमें जो एक डायलॉग निकल के आया ना, वो चीज मेरे दिल में बाकी अभी भी उतर गई है, मुझे बीच में याद आया। बिल्कुल। तो मैं इनके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि इनकी राइटिंग स्किल्स के साथ भी मैं बहुत पसंद करता हूँ इनकी राइटिंग, या कोई भी राइटर की जो कि बहुत बिल्कुल डीप चीजें लिख रहा है। या वेरी ट्रू, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है राइटिंग में अपने आप इतना बड़ा क्राफ्ट है ये कि आप इसमें इमोशंस, ह्यूमर, हर चीज को एक डिफरेंट लेयर्स दे सकते हैं, और इमोशन के साथ आप ह्यूमर को कनेक्ट कर सकते हैं, ह्यूमर के साथ इमोशन को, स्कैरीनेस को, आप सबका एक मिक्सचर भी क्रिएट कर सकते हैं, इंडिविजुअलिटी भी रख सकते हैं। तो बहुत बड़ा क्राफ्ट है। कहाँ आती है, जैसे डिजिटल मीडिया की अगर आप बात करें, अब भोपाल में प्लेटफॉर्म नहीं है, मैं कहाँ परफॉर्म करूँ? ऑब्वियसली आई विल रिकॉर्ड एंड पोस्ट इट ऑन Of सोशल course, मीडिया, of course. लेकिन उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? कोई भी चुरा के वही लाइनें कहीं और चिपका कहीं और देता लगा है। देता है। लाइक मैंने एक लाइन लिखी थी कि जो मिल जाता है वो आम खो ही जाता है, खास वही जो काश में है। ये लाइन किसी ने उठा के पिंटरेस्ट पे डाल दी, और वो घूम फिर के 1-2 महीने बाद वापस मैंने किसी वो, पॉडकास्ट में बोल दी, ठीक है? Right. किसी ने मेरी ही पोस्ट पे लिखा हुआ है कि ये तो आपने पिंटरेस्ट से चुराई है। दूसरा, अभी एक इंसिडेंट हुआ था कि एक बहुत अच्छे राइटर है याहया बूतवाला, उन्होंने जलियांवाला बाग पे एक बहुत सुंदर पोएट्री लिखी, और वो धर्मा प्रोडक्शन के किसी राइटर ने उठा के एक मूवी में डाल दी, जिसमें अनन्या पांडे एंड अक्षय कुमार हैं, और वो हूबहू पोएट्री अनन्या पांडे बोल रही हैं, और जो ओरिजिनल राइटर है उसको कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। राइटर का जॉब अक्सर राइटर ही खाता है, क्रेडिट जो लीगल राइट्स का इशू तो हमेशा से मुझे लगता है राइटर इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रहा है। तो अगर अब मैं स्टेज से परफॉर्म कर देती हूँ, वो एक चीज बाहर आ जाती है, लोग तालियां बजाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सुकून देता है। बट आप कैमरा पे बोल के पोस्ट कर रहे हैं, वो भी चोरी हो जा रहा है, तो हम क्या फिर करें वो बैठ के? तो कहीं ना कहीं exactly. जॉब ही फिर वो 1 फॉर द स्टमक 1 फॉर द सोल, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वो फिर आपका ये हो जाता है कि ठीक है यार, ये तो हम हॉबी रख लेते हैं और And बाकी job कुछ ना हम कुछ कुछ तो और करना कर ही ही लेते हैं। पड़ेगा। हाँ जी। Very nice said. Career or just passion? In the era of creativity, where does a craft lends? As a career or just as a passion? So we'll understand this with our guest today कि जो creativity का ये era है, वहाँ पे हमारा passion कितना work कर रहा है और हमारा career कितना work कर रहा है. So ज्योति जी, what is still missing? Funding, roles or belief? मुझे लगता है बिलीव, लोगों में अभी भी बिलीव कम है, वो अपने ऊपर विश्वास ही नहीं कर पाते कि मैं ये कर सकता हूँ या मुझे यहाँ मिल जाएगी अपॉर्चुनिटी। है अपॉर्चुनिटी, आप दिखाइए अपना टैलेंट, आपको मिलेंगी अपॉर्चुनिटी। Very nice. So as per you, मतलब बिलीव सबसे ज्यादा लैकिंग साइड पे है, फंडिंग्स एंड रोल्स अभी भी काफी हैं। हाँ है, फंडिंग्स है, रोल्स भी हैं। अब तो OTT आ गया, तो मुझे लगता है कि हर थिएटर आर्टिस्ट को, यहाँ तक कि जो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर है, उनके लिए भी रोल्स अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है, लोगों को मिल रहे हैं, लीड रोल मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं। एज यू आर अ एक्टर, आई विल गो थोड़ा आउट ऑफ द लीग। बहुत सारे लोगों को शायद एक्टिंग करनी आती है, बहुत सारे लोगों को लिखना आता है, डायरेक्ट करना आता है, लेकिन दे डोंट नो द प्रोसेस टू डू इट। या मतलब अगर मुझे एक्टिंग करनी है तो मैं कहाँ से जाके शुरू करूँ? ऑफ कोर्स शायद मैंने कहीं प्ले किया होगा, किसी थिएटर्स में जुड़ी होंगी, लेकिन उसके आगे के जो रास्ते हैं टू गो इनटू द OTT प्लेटफॉर्म या टू गो इनटू सम फिल्म इंडस्ट्री, उसके प्रोसेस क्या है? अगर मैं बोलूँ कि जो भी इंसान करियर बनाना चाहता है कैमरा में स्पेशली, तो उसे सीखना तो पड़ेगा, लेकिन कैमरा एक्टिंग और थिएटर एक्टिंग में फ़र्क है। हाँ, थिएटर आपको सिखाता है, बहुत कुछ सिखाता है, लाइव परफॉर्मेंस सिखाता है, एक्सप्रेशन सिखाता है, प्रोजेक्शन सिखाता है, बॉडी लैंग्वेज सिखाता है, स्टोरी नरेट करना सिखाता है, मतलब सब कुछ आपको थिएटर सिखाता है। लेकिन कैमरा
बहुत अलग है वहाँ, मतलब आपके एफर्ट्स बहुत कम लगते हैं लेकिन बहुत रियल लगते हैं। तो उसका एक प्रोसेस है कि आप थिएटर से सीखें, या आप कोई वर्कशॉप ज्वाइन करें, या आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, मतलब इस तरह से आप सीख सकते हैं। और आप अपॉर्चुनिटी के लिए ना, मतलब प्रोसेस Right, कहाँ तक but like पहुंचे। process की how I can get the real roles from the हाँ, market. तो मुझे लगता है कि किसी भी एक एक्टर के लिए, राइटर के लिए, डायरेक्टर के लिए रीचेबल होना जरूरी है। आप बहुत अच्छा डायरेक्ट करते हैं, आप बहुत अच्छा राइट करते हैं, लेकिन आप रीचेबल नहीं है, लोगों की जानकारी में नहीं है, तो कैसे वो आपको अपॉर्चुनिटी दे पाएंगे। Right. तो आपको रीचेबल होना पड़ेगा, आपको बॉम्बे, बैंगलोर, So again, we come into the networking segment. Yes. तो आपको लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा, आपको अपना हुनर दिखाना पड़ेगा। आप सोशल मीडिया से करें या ऑनलाइन करें, पर आपको पहुंचना पड़ेगा। डेफिनेटली। सो अविरल जी, जिस तरह से अभी हम ज्योति से बात कर रहे थे कि एक प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना होगा, स्टोरी टेलिंग भी अपने आप में पूरा एक प्रोसेस है, बिल्कुल। तो आपके यहाँ पे उसकी लर्निंग्स भी प्रोवाइड की जाती हैं? जी हाँ, स्टोरी टेलिंग, ऑल्दो कैजुअली हम ये कहते हैं कि एवरीबडी इज अ स्टोरी टेलर, और कहीं ना कहीं हम सभी स्टोरी टेलर हैं, क्योंकि हम Right. जितनी भी बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, वी टॉक इन टर्म्स ऑफ स्टोरीज। ऑफ कोर्स। बट स्टोरी टेलिंग जब आप टेक्निकल टर्म पे आते हैं तो डेफिनेटली उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं कि आपकी स्टोरी का स्ट्रक्चर कैसा है, कि आप किस तरह के शब्दों का चयन कर रहे हैं, कि आपकी स्टोरी डिस्क्रिप्टिव है या नहीं है, वेदर यू आर यूजिंग वोकल वेराइटी और नॉट, आपके जेस्चर्स कैसे हैं, जब आप स्टेज पे स्टोरी टेलिंग करें तो आपका बॉडी मूवमेंट, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना होता है। सो अभी तक जो हमारे यहाँ पे ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम से चीजें चलती थी, तो कहीं ना कहीं एक स्टोरी टेलर अगर आप हैं तो वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाले सारे सेगमेंट्स इसमें कवर हो जाते हैं। बिल्कुल मैम, आपको मेरी पर्सनैलिटी कैसी लगी? अमेजिंग। तो मैंने कभी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोई कोर्स नहीं किया है, ना ही मैंने कभी कोई क्लासेस अटेंड की। मैं तो एक बहुत ही छोटे गांव से आता हूँ, बट जो भी मैं हूँ वो बिकॉज आई गॉट इनटू स्टोरी टेलिंग, बिकॉज आई गॉट इनटू पब्लिक स्पीकिंग, और वहाँ जाकर के जो मैंने मैनर्स सीखे, हाउ टू स्टैंड ऑन स्टेज, हाउ टू सिट प्रॉपर्ली, हाउ टू लाइक योर जेस्चर, पोस्चर्स, एवरीथिंग। ऑल दोस थिंग्स। तो वो एक, मैं कहूँगा वो लेटेंट फंक्शन है स्टोरी टेलिंग का। The manifest function of storytelling is to tell a story, is to convey your message. But when you learn storytelling, you learn all these things as well. क्योंकि उसके बिना स्टोरी टेलिंग आप कर ही नहीं सकते, आप अच्छे स्टोरी टेलर बन ही नहीं पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट से एक स्टेप ऊपर है स्टोरी टेलिंग, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट पर्सनालिटी डेवलपमेंट वी फोकस मोर ऑफ कि हम क्या बात करने वाले हैं, वो हम कितना रिहर्स्ड है। Yes, yes. While in storytelling, you rehearse your brain that if you have to speak impromptu, then you should not come up with the like filler words, and you should not come up with something which you are not aware of. Your words should be very intact and ingoing through the communication. देखिए, जब हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब हम ऐसे किसी कोर्स की बात करते हैं, तो हम बहुत मैकेनिकल हो जाते हैं। Exactly, that's what I said. We become very pretentious. But Like, when you come in the rehearsed form. when you practice storytelling, you actually become that person. Your personality changes altogether. Of और उसमें course. बहुत टाइम लगता है, ये बहुत सटली धीरे धीरे चेंज होती है। सो स्टोरी टेलिंग है, एक स्टोरी टेलर बनना 3 दिन की वर्कशॉप्स होती है स्टोरी टेलिंग की। Nobody becomes a storyteller in 3 days. Of course, of It course. takes years of practice. Years of practice. So Arpit, as you are a comedian, so do you still see your career as a side hustle or as a mainstream? ये लाइक मेन स्ट्रीम तो सोच मतलब लाइक मेन स्ट्रीम सोचा है तभी कर रहे हैं। Like, वो सीन यही है कि और मेरे हिसाब से ये सारी चीजें ऐसी है ना कि जब तक वो चीजें अचीव नहीं हो रही हैं तब तक तो आपको कुछ ना कुछ हसल करनी पड़ेगी। तो ये साइड हसल नहीं है मेरे लिए, मेन हसल यही है। बाकी और 2 अदर चीजें मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए साइड हसल है, Okay, क्योंकि सीधी सी बात है ना कि अब पैसे तो चाहिए। of course. यहाँ पे फिलहाल जब तक आपके शोज सोल्ड आउट नहीं हो रहे हैं, आपके शोज नहीं हो रहे हैं तब तक, और सबसे बड़ी चीज ये है ना कि इन्वेस्टमेंट भी तो है। अब फिर बात ये है ना कि रिकॉर्डिंग्स हो या फिर कोई भी चीज हो, या आपको अगर कंटेंट डालना है, वीडियोस डालनी है, या अपने शोज भी अरेंज करने हैं, तो भी आपको पैसे So चाहिए। उसके तो लिए investment required होगा। इन्वेस्टमेंट तो वेव समिट से अगर मुझे कुछ मिल जाए Wow. तो $1 million का 1%। मेरा करियर ब्राइट है। मैं तो कहना चाहूंगा कि जो भी अगर वेव समिट ला रहे हैं, जो भी उनका अमाउंट है, उधार अगर कुछ दे दे मुझे भले मैं बाद में लौटा दूंगा, और जितना मेरा Shows बनता है, करके। हाँ, जो जितना Of मेरा course. बनता है वो अभी फिलहाल मुझे दे दे, मैं ब्याज समेत दे दूंगा फिर उनका, क्योंकि अभी फिलहाल जरूरत है ना। वेव समिट कब आएगा? अब मैं सक्सेसफुल हो जाऊं फिर वेव समिट आए, फिर मैं क्या करूं उसका? कोई Right. सीन है ना, जरूरत मुझे अभी है। तो वेव समिट अगर आ रहा है तो So, फिर जल्दी आ और जाए। भी अर्पित जो स्मॉल टाउन्स में बैठे हैं, जिनका अभी साइड हसल भी कुछ चल रहा है हाँ। और मेन हसल शायद उनके लिए भी कॉमेडियन होना ही है, लेकिन उन दोनों के बीच में उनका बैलेंस नहीं बन रहा है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वेव समिट
उनके लिए कुछ भी प्लेटफॉर्म, एक ब्रिजिंग क्रिएट कर पाएगा? यू वगैरह। केम इन सम सटल लेवल, हम्म। ओके, आज आप एक सटल लेवल पे बैठे हैं हाँ, हाँ। जहाँ से आप शायद सोच पा रहे हैं कि मैं एक लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट कर पाता हूँ और उसके बाद अपना साइड हसल हटा के इसे कैरी कर पा रहा हूँ। लेकिन आपकी तरह और भी जो स्मॉल टाउन से बैठे हैं या जिनका एक ड्रीम होगा टू बी अ कॉमेडियन, तो उनके लिए वेव समिट जो है, क्या वो एक ब्रिज क्रिएट हो पा रहा है कि वो वहां पे जाके अपने लिए Okay, स्पॉन्सर्स ढूंढ सकते हैं Okay. या अपने शो प्रमोट कर बिल्कुल, सकते हैं या लाइमलाइट पे आ सकते हैं? ठीक है, ओके। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जैसे अभी जो चीज मैं कर रहा हूँ, आपने जो एक क्वेश्चन किया है मेरे से तो जो मेरे से आपने क्वेश्चन किया, तो सबसे बड़ी चीज ये है, छोटे गांव में जो लोग हैं, तो पहली बात तो अगर वो स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाह रहे हैं तो गांव में तो वो अगर लोगों को बुलाएंगे भी ओपन माइक में तो लोग आएंगे नहीं कि क्या चुटकुले सुना रहा है, यही सुना दे। सीधी सी बात ये है ना कि अब वहां पे ना वेन्यूज हैं, ना ऑडियंस है, ना लोगों को पता है कि स्टैंड अप कॉमेडी होती क्या है, लाइव शोज क्या होते हैं। तो लोग, सीधी सी बात है ना कि क्या होना है कि वहां पे हम आपको चुटकुले सुनाएंगे, तो यही सुना दे। आज के टाइम पे भी अगर सोशली गैदरिंग में अगर आप कहीं जा रहे हो तो आपके रिश्तेदार आपसे अगर मिलेंगे तो कहीं क्या चल रहा है, अगर आप बताओगे उन्हें कि कॉमेडियन हो, तो वो वहीं चुटकुले सुनने लग जाते हैं कि भाई प्लीज एक सुना दे, बस एक, बस प्लीज माँ कसम एक। तो फिर अब माँ कसम दे दी, सुनाना पड़ता है मुझे। तो मैं तो उनसे ये कहूंगा कि आप बताओ ही मत कि आप कॉमेडियन हो जब तक आप बन नहीं जाते। और सबसे बड़ी बात ये है कि गांव पे रह के वो चीज ऐसी है कि ऑब्जर्वेशन आप जितना कर पा रहे हो, आप जो कंटेंट वहां से लेके आओगे वो यहाँ चलेगा। भले ही आप वहां पे नहीं कर पा रहे हो, लेकिन वहां से आप चीजें लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। लाइक हाँ जी, वेव्स, तो उन्हें वो नेटवर्किंग मिलेगी जब टू तक हाँ, बी। जब तक आपको स्टेज नहीं मिल रहा है तब तक आप रिसर्च करो, उस चीज पे काम करो, अपने आप पे मेहनत करो, और जब आपको लगे कि हाँ आप उस काबिल हो, जब आप स्टेज पे आके यहाँ पे किल कर रहे हो, तब आप थोड़ी सी चीजें लोगों तक पहुंच सकती हैं कि हाँ आप कुछ कर रहे हो, आपका कंटेंट पहुंच पा रहा है, आपकी पूरे के पूरे शो आपने लिख लिया, तब जाके वो चीजें होगी। मेरे हिसाब से तो अगर आप किसी एक छोटे गांव से आ रहे हो तो आप बिल्कुल मत बताओ कि आप एक एक्टर बनना चाहते हो, एक कॉमेडियन बनना चाहते हो या आप एक आर्टिस्ट बनना चाहते हो, क्योंकि सबसे बड़ी चीजें होती है ना कि हमारे सोशली आज के टाइम पे अगर कोई बंदा फर्जी तरीके से बड़ा ऑफिसर बन गया है, घूस खिला के या किसी भी चीज से, तो उसको बड़ा माना जाएगा एक आर्टिस्ट से। एक आर्टिस्ट अगर 50 साल भी या 25 साल भी मेहनत करने के बाद भी अगर वो आर्टिस्ट बना ना, तो उसे एक सरकारी दफ्तर में काम करने वाले ऑफिसर से नीचे ही देखा जाता है। तो मेरा ऑनेस्टली तो ये है कि भाई बिल्कुल मत बताओ। और सबसे बड़ी बात ये है, आपने बता दिया तो फिर आपके घर वाले आपको पैसे देने बंद कर देंगे, जैसे कि मेरे वाले ने कर दिए। तो मैं ये, कल मैंने कपड़े धोए थे, मैं यही पहन के आया हूँ, आज भी जाके धोऊंगा फिर यही पहनूंगा। तो मेरे साथ यही है ना कि पैसे देने बंद कर देते हैं घर वाले। सही बात है। ओके, सो निधि जी, व्हाट काइंड ऑफ वैलिडेशन चेंज थिंग्स फॉर यू? मनी, माइक और माइंडसेट? सबसे पहले मैं ये 2 लाइनों में बताना चाहूँगी कि लोग पूछते हैं कि आप लिख कैसे लेते हो, तो मैं कहती हूँ कि सरेआम सौदेबाजी जज्बातों की करनी पड़ती है और कागजों से ज़्यादा कालिख चेहरे पर मरनी पड़ती है। क्या बात है, बेहतरीन। और रही Seriously. बात वैलिडेशन की, तो जब आपके चेहरे पर कालिख पुती होती है, क्योंकि लोग क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं जब तक आपके पास पैसा नहीं आता, कोई सपोर्ट नहीं करता, एक सिंगल इंसान भी ये नहीं कहेगा कि हाँ कुछ अच्छा कर रहे हो, अच्छा लिख रहे हो तो अच्छा कर रहे हो, नहीं अच्छा कमा रहे हो इससे, हाँ या ना। और जो लोग ये कहते हैं कि मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस, सॉरी बट मनी कैन बाय यू हैप्पीनेस, ऑफ कोर्स। क्योंकि ये जो अथॉरिटी नहीं है कहने की कि मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस, ये मनी आने के बाद ही आती हाँ, है। मतलब वो हाँ। आप उतना मनी कमा लेने के कमा बाद ये लेते हो, कहते हो कि यही मनी कहते कांट हो। बाय यू हैप्पीनेस। Exactly. ऑफ कोर्स, जब आपके पास वो 4 नौकर खड़े होके आपको दवाई से लेके चप्पल तक सब देने को रेडी खड़े, देन यू फील कि नहीं, आई वांट समबडी अराउंड मी हु इज माय ओन। उसके पहले तक तो आपको वो सारी सुख सुविधाएं चाहिए होती हैं। और मेरी कविताओं के बारे में अगर मैं कहूँ तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मेरी कविताएं मेरी रूह का आईना है, एक बार ठहर कर खुद को देख लेना तुम। क्या बात। तो आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि आप अपने लिए लिख रहे हैं या कमर्शियली लिख रहे हैं। ट्रू। तो एक वक्त आता है जब आपको लगता है कि यार अपने लिए लिख रहे हैं तो ठीक है, आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कब तक लिखोगे अपने लिए? अगर आपको नौकरी भी करनी है, घर भी संभालना है, तो आपको पैसा चाहिए। और पैसा कैसे आएगा? तो सिर्फ पोइट्री से पैसा नहीं आता, पोइट्री से घर नहीं चलता। लोग मुझे इनवाइट करते हैं, मैम हम आपको बहुत इज्जत देंगे। मैं कहा भाई इज्जत से घर नहीं चलता, घर तो पैसे से ही चलता है, राशन इज्जत से नहीं आता। सही ठीक बात है है। ना, तुम्हारे घर का आता ना मेरे घर का आता। मैं भी जाकर बिलिंग काउंटर पे कह दूंगी सर आई रिस्पेक्ट यू अलॉट, प्लीज मेरा 6000 का बिल माफ कर दीजिए, कोई नहीं करेगा, है ना। Of तो course. ये बहुत ही आर्टिस्ट के साथ गलत होता है कि उसे ये कह दिया जाता है कि हम आपको रिस्पेक्ट देंगे, और सच बताऊं तो फिर रिस्पेक्ट भी नहीं देते, क्योंकि तू तो फ्री में आ गया भाई, तेरी क्या रिस्पेक्ट। एग्जैक्टली, दैट हैपेंस, दैट हैपेंस। तो पैसा बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपका माइंडसेट कि आपका विजन क्या है, आप अपने लिए लिखना चाहते हैं
या फिर अपना सारा काम धंधा आप छोड़ के पैसे के लिए लिखना चाहते हैं। तो मेरे लिए वैलिडेशन फिलहाल मनी है, क्योंकि जितना मुझे लिखना था अपने सुकून के लिए उतना मैं लिख चुकी हूँ। Right. Very nice said. So Jyoti ji, now can we say कि we can have the global reach while sitting in the home? बिल्कुल कह सकते हैं। मुझे लगता है हमारे आसपास जो लोग बैठे हैं वो एग्जाम्पल हैं कि वो ग्लोबली रन कर रहे हैं अपने आप को, अपने कंटेंट से या अपनी कॉमेडी से या अपनी राइटिंग से या अपनी एक्टिंग से। Very nice. So waves जिस तरह से हमारा आज का जो थीम है, इस ग्लोबल रन में कितना सहायक हो सकता है? ग्लोबली रन करना, मुझे लगता है वेव्स एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और जैसे कि गवर्नमेंट खुद सपोर्ट कर रही है, लोगों को रजिस्टर करना चाहिए। इस साल नहीं कर पाए, ठीक है, अगली साल रजिस्टर करना चाहिए, वहाँ जाकर अटेंड करना चाहिए। वहाँ पर सेशंस हैं, वहाँ पे स्क्रीनिंग होती है, वहाँ पर जो अभी नई टेक्नोलॉजी है वो आपको सीखने को मिलती है, चाहे वो VFX हो या फिर डबिंग हो, मतलब हर तरह के आर्ट से आप वाकिफ़ होते हैं। अभी उन्होंने जो है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए अपूर्व को सम्मानित किया, इसके अलावा मल्हार संगीत के लिए भी सम्मानित किया। मतलब वहाँ पे टैलेंट की कद्र है, आपको वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा अपने टैलेंट के साथ, पर उसके पहले आपकी एक प्रोसीजर है, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, आपको वहाँ जाके बताना पड़ेगा कि मैं ये कंटेंट राइटर हूँ, मैं कॉमेडियन हूँ, या मैं VFX आर्टिस्ट हूँ, एडिटर हूँ, या डबिंग आर्टिस्ट हूँ। मतलब आपको बताना पड़ेगा वहाँ। Of course, 100%. So the platform like Waves, अगर यहाँ तक आप पहुँचते हैं और जैसा कि अभी ज्योति जी ने बताया कि काफ़ी लोगों को वहाँ पे सम्मान किया गया, वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों के लिए क्लासेस होती हैं, ऑडिशंस भी होते हैं, स्क्रीनिंग्स भी हो रही हैं। सो एक स्टोरी टेलर को अगर वहाँ से सम्मान मिलता है जो कि एक हमारे जैसे शहर को बिलोंग करता है, तो उसके करियर को क्या बूस्ट मिल सकता है? बहुत ही गलत इंसान से आपने सवाल पूछा है, क्योंकि मैं आई डू नॉट बिलीव इन अवार्ड्स। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बिलीव्स इन दैट, मतलब अगर कोई कहीं से सर्टिफाइड है, कोई कहीं से रजिस्टर्ड है, तो लोग उसका फॉलोशिप ट्रेनिंग देते हैं। सर्टिफिकेशंस आर इम्पोर्टेंट। आई बिलीव कि उनका एक सर्टेन इम्पोर्टेंस है। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन से बहुत से आपको सेटिस्फैक्शन कुछ लोगों को मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता। बट अगर किसी को इस तरह से सम्मानित किया जाता है, लेट्स से कि भोपाल शहर का कोई व्यक्ति या किसी और छोटे शहर का व्यक्ति अगर मुंबई जाकर के इस तरह सम्मानित होता है, तो बिल्कुल उसमें उसके करियर को भी बूस्ट मिलेगा, उसको और लोग जानेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि उसको पर्सनल सेटिस्फैक्शन हो या ना हो, उसके काम को जरूर रिकॉग्निशन रिकॉग्निशन मिलेगा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जो दूसरे देश के जो दूसरे विभिन्न भागों के लोग हैं, वो भी उसके कंटेंट से परिचित होंगे। दैट इज फॉर श्योर। बिल्कुल मुझे सो ये एक अच्छा ब्रिजिंग है, एक इनिशिएटिव अच्छा है। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। और देखिए, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन तो एक पार्ट है वेव्स का, जो ऑरेंज इकोनॉमी का वेरी स्मॉलर सेगमेंट फ्रॉम दैट। फैशन भी है, फिल्म इंडस्ट्री भी है, सारी जितना भी क्रिएटर इकोनॉमी है, सब कुछ है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इससे फायदा होगा, और हमें बस अवेयरनेस की जरूरत है कि लोगों के बीच में अवेयरनेस आए। और मुझे ऐसा लगता है कि बॉम्बे में चले ठीक है, आपने पहला वेव समिट किया, बट उसके छोटे छोटे इवेंट्स पूरे भारत में होने चाहिए। जैसे भोपाल में होना चाहिए, या मैं बालाघाट से आता हूँ तो बालाघाट में ना होकर के ठीक है जबलपुर में हो, किसी ऐसे पास के शहर में हो जहाँ पे लोग जा सके, उसके सकारात्मक सोच जो तक पहुँच सके कि होने क्या वाला है, इससे मिलने क्या वाला है। जियो कन्वेंशन सेंटर में हुआ। अब आम आदमी तो जियो कन्वेंशन सेंटर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। उसे मतलब पहले तो वो झिझक ही होगी कि क्या मैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ, तो या मतलब इन अ वे कि जैसे मुझे ऐसा लगता है कि 5 स्टार दरबार जो खड़े होते हैं बाहर, 5 स्टार होटल के बाहर जो उनके दरबार खड़े होते हैं, आप वहीं देख के अटक जाते हैं कि इसके अंदर मुझे जाना है या नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके के जो बड़े सेगमेंट्स होते हैं, अगर ये एक बहुत ही लोकल फॉर्मेट में किए जाएं, तो शायद ज्यादा लोग उसका पार्ट बन पाएंगे। बिल्कुल। और उसको छोटे छोटे इवेंट्स ऐसे होते रहने चाहिए, ना कि सिर्फ एक बड़ा इवेंट हो। क्योंकि जैसे मैडम ने बोला, ज्योति जी ने, कि उसमें ट्रेनिंग्स भी थी, उसमें अलग अलग स्क्रीनिंग्स भी हुई, तो वो ट्रेनिंग की एक्चुअली लोगों को जरूरत है। मुझे जानना है कि कैसे अच्छा डिजिटल कंटेंट क्रिएट किया जा सकता है, कैसे मुझे कैमरा पकड़ना है, कैसे मेरी वॉइस होनी चाहिए, सारी चीजें सीखनी जरूरी है। और वो अगर सिखाया जा रहा है तो उसको बड़े लेवल पे फिर किया जाना चाहिए। बिल्कुल। तो अर्पित, जैसे तुम्हें अभी तक लग रहा है कि वेव समिट जो हो रहा है, इसका सक्सेस बेल्ट कितना होने वाला है, ये अभी क्वेश्चनेबल है, ये अभी डाउटफुल है। लेकिन जिस तरह से हमारा डिजिटल एंड सोशल एक्सपोजर बढ़ रहा है, जिस तरह से गवर्नमेंट जो है अब इन चीज़ों के लिए भी सोच रही है, तो एक आम व्यक्ति
एक नॉर्मल अर्पित, नॉट यू, एक नॉर्मल अर्पित जो किसी जगह पे बैठा होगा, क्या वो आज Amazon और Netflix पे होने का ड्रीम कर सकता है, लाइक जाकिर खान एंड अदर बशी एंड एवरीबडी एल्स? बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। और ये चीज़ अमेजोन और जो भी आपने कहा अभी, फ्लिपकार्ट या जैसा भी, नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम की बात करें आप, वीडियो थिंग, सो ऑनलाइन डिजिटली प्लेटफॉर्म्स उनके लिए अवेलेबल होना इजी है। आज के टाइम पे जियो आ गया है, तो हर गांव में हर जगह टावर है, हर जगह लोगों को सिग्नल मिल रहा है, वो बैठ के अपना काम कर रहे हैं, वो एंटरटेनमेंट उनके पास मिल रहा है। लेकिन एंटरटेनमेंट से हटके जो चीज़ एक होनी चाहिए ना, वो मेरे हिसाब से वो चीज़ काफ़ी कम हो रही है। बिल्कुल ड्रीम कर सकता है, अगर कोई गांव में बैठ के एक बंदा सोच रहा है कि वो आगे बढ़ना चाहता है या इस फील्ड में काम करना चाहता है या किसी बड़े लेवल पे अपने आप को एक्सप्लोर करना चाह रहा है, तो बिल्कुल कर सकता है उसमें। बट वही सीन है ना कि रिचार्ज होना जरूरी है उसके पास, रिचार्ज होना जरूरी है उसके पास, ऑफ कोर्स, वेरी वेल सेड। तो रिचार्ज होना जरूरी है, तो रिचार्ज के लिए तो सीधी सी बात ये है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी कोई भी एंड प्लेटफॉर्म। आजकल जिस तरह से, क्योंकि देखो पहले क्या होता था कि हमें अपना क्राफ्ट आना जरूरी होता था, बिल्कुल। बाकी चीजों के लिए मतलब आपको नेटवर्किंग के थ्रू मिल जाती थी कि आपको अगर परफॉर्म करना है तो आप फलाना इंसान से बात करेंगे, उसका कोई स्टेज रन होता होगा या कोई थिएटर होगा, वहां पे जाके परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन आज जो ये डिजिटल वर्ल्ड है, यहाँ पे आपको पहले अपने आप को डिजिटली प्रूव भी करना पड़ता है। सो आपको अपने क्राफ्ट के अलावा अब टेक्निकल चीजें का भी नॉलेज रखना पड़ता है, बिल्कुल। तो ये कितना टफ होता है। जी हाँ, जैसे कि आपने जो बात कही टेक्निकल नॉलेज की, आज के टाइम पे अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो आपको सिर्फ स्टोरी टेलिंग या फिर पोइट्री या फिर स्टैंड अप कॉमेडी से काम नहीं चलेगा, आपको वीडियो एडिटिंग भी आनी चाहिए। टेक्निकली Right. वो चीज़ बहुत टफ होती है, क्योंकि 6 महीने उस चीज़ को सीखने में लग अगेन जाते हैं। क्योंकि ये सारी चीजें आप हायर करेंगे तो इन्वेस्टमेंट, मास्टर्स करने में बहुत लग जाते हैं। अब सीधी सी बात ये है ना कि अगर आपको एडिटिंग आती है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे चश्मा लगा के बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो चीज़ नहीं आ रही है तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ों में स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि वो अमाउंट जो है आपको वहाँ पे देके आना है। क्योंकि आज के टाइम पे एडिटिंग आप परफॉर्म करने जाओगे, आपको स्पॉट मिल जाएगा इजीली, आप रिकॉर्ड करा सकते हो। बट एडिटिंग के मैं आपको बताऊं कि 20,000 रुपीज सिर्फ एडिटिंग के लग जाते हैं। वेरी ट्रू। तो वो चीज़ टेक्निकली सबसे पहले तो उस चीज़ में आपको काम करना पड़ेगा। टेक्निकली आपको सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ साथ आपकी स्किल के साथ आपको ये वाली स्किल्स भी सीखनी पड़ेंगी, ताकि आप अपने आप को प्रूव कर पाए सोशली, डिजिटली प्लेटफॉर्म पे, इंस्टा हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो। और जिस हिसाब से, जैसे कि आपने बात करी कि लोगों में जो अवेयरनेस अभी फिलहाल में इन चीज़ों को लेके नहीं है, उनको लगता है कि सिर्फ हम यही चीज़ करेंगे तो हम हो जाएगा हमारा। बट जब वो ग्राउंड पे उतरते हैं तो उनको फिर समझ में आता है कि सिर्फ एक 2 रन से काम नहीं चलेगा, चौके छक्के लगाने पड़ेंगे। ऑफ कोर्स, वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। तो बहुत और सबसे बड़ी चीज़ वही है ना कि फाइनेंशियली आपको उस चीज़ पे कैपेबल होना पड़ेगा, तब जाके आप आगे बढ़ सकते हैं बेसिकली। सो निधि जी, डू यू फील कि वेव्स कैन ओपन रियल इंडस्ट्री doors for small towns as like the increasing demand जो अब है कि अब हर शहर में बैठ के कोई ना कोई डायरेक्टर हो रहा है, कोई ना कोई एक्टर हो रहा है, फिल्म शूट किए जा रहे हैं, एड फिल्म शूट किए जा रहे हैं, तो दिस विल क्रिएट द मोर प्रोजेक्ट, द बिगर अपॉर्चुनिटीज फॉर द राइटर्स ऑल्सो, फॉर द पोएट्स ऑल्सो। पहले मुझे आप ये तो बताएं कि वेव्स इन शहरों में कर क्या रहा है, क्या करने वाला, हमें तो नहीं पता। ये तो जियो कन्वेंशन सेंटर में हुआ ना, वहाँ तो बहुत कुछ हो रहा है, मुझे तो नहीं पता चलता। राइट, डिपेंड ये करता है ना कि वो लोग इस चीज को कैसे यहाँ तक पहुँचाएंगे। और यहाँ उनका ये कहना है कि अगर आप जेन्युइन बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, वो तो मैं यहाँ से आपको नेटवर्किंग क्रिएट होगी। वो तो अभी भी हो रहा है इंस्टाग्राम पे। वेव्स इसको कैसे अलग करेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बिकॉज वो लोग यहाँ पे क्या मेरे लिए स्टेज बनाएंगे वो, कि मैं पोइट्री करती हूँ, मेरे लिए वो यहाँ पे स्टेज बनाएंगे कि मेरे को देख के बाकी 10 पोइट और वहां जाके परफॉर्म कर सके। क्या यहाँ से वो किसी डायरेक्टर को फिल्म सिटी बना के दे सकते हैं कि तुम यहाँ पे डायरेक्शन करो? पर शायद क्या ये पॉसिबिलिटीज नहीं है कि यहाँ से अगर कोई डायरेक्टर है, अगर कल वो वेव्स में गया होता या आने वाले वेव्स में अगर वो जाता है, तो उसको प्रोड्यूसर्स, उसको एक्टर्स का मतलब नेटवर्किंग मिले और आज वो सोच पाए, वो कैपेबिलिटी अपने अंदर ला पाए कि मैं शूट करूंगा अपना प्रोजेक्ट। अगेन सेम कंसर्न ना मैम, यहाँ तक उसका कुछ पहुंचा ही नहीं ना, वो तो छन गया वहीं पे। यहाँ तक पता ही नहीं चला कि करने क्या वाले, वहाँ हो क्या रहा है, मैं जाऊँ कैसे। मेरे पास तो टिकट भी नहीं है, मेरे पास तो पैसा भी नहीं है कि मैं टिकट खरीद सकूं। मैं एक पोएट हूँ, मुझे पहले यहाँ पे तो करने दीजिए कुछ। यहाँ पे कि अगर वो प्रॉपर मार्केटिंग एंड प्रॉपर कुछ परसेंट अगर छोटे शहरों से, कस्बों से शुरू हो, एक
पोएट सीधा जाकर फरहान अख्तर के साइड में बैठ के पोएट्री तो नहीं सुना सकता ना, Of पहले course. तो उसको अपने शहर से शुरू करना पड़ेगा। मेरे शहर में ओपन माइक के लिए आर्टिस्ट को पैसा देना पड़ता है परफॉर्म करने के लिए, जो कि आर्टिस्ट के पास है भी नहीं। वो बेचारा 17 साल True. का बच्चा है, वो कमा नहीं रहा है। मम्मी कहती क्या बकवास कर रहा है, चुपचाप अपनी किताबें पढ़, ये True. सब नहीं करना है। True. तो बात वहां पर आ रही है कि हमारे लेवल पर वो करेंगे क्या, पहले वो क्लैरिफाई करें कि हम ये करने वाले हैं, फिर हम इसके बारे में कुछ बात कर सकते हैं कि हम इस अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब कर सकते हैं और इनकैश कर सकते हैं। Very well said. If your life was a theatre play, what would it be called? अपनी जिंदगी को अगर एक थिएटर प्ले में इमेजिन करो तो आई थिंक मैं अपने प्ले का नाम तो ज्योति रखूंगी, ज्योति's लाइफ। Jyoti's life. Easy and sorted, clear. No other questions, please. Done. And one role you never want to play again. नट सम्राट में मैं एक रोल करती हूँ शारदा का, बड़ा नेगेटिव रोल है, वो नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि उसके बाद मुझे कोई पूछने नहीं आता, कोई बात करने नहीं तुम्हें नेगेटिवली एक्सेप्ट कैसे कर लेते आता। हैं नहीं कर पाते ना, वो दूर से ऐसे चले जाते हैं मुंह बनाते यू आर हुए। क्वाइट अ बबली गर्ल, सो मच ऑफ चार्म, ब्यूटी, ऑलवेज स्माइलिंग, सो मतलब नेगेटिव कैरेक्टर को एक्सेप्ट कैसे कर पाते हो? पता नहीं, मैं खुद अब नहीं करना चाहती हूँ नेगेटिव कैरेक्टर, क्योंकि मुझे तो कितनी बार लोगों ने आके बोला कि मन कर रहा था आपको चप्पल मार दे, और इतना बुरा लगा, मैंने कहा मैं नहीं करूंगी, अब ये रोल मुझे नहीं करना है। पावर, लेकिन मुझे बट मतलब योर रोल इज डेट कन्विंसिंग कि सामने वाले को वो नफरत फील हुई। हाँ, बट ये तो मुझे मेरे डायरेक्टर ने भी बोला, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऑडियंस का प्यार चाहिए, वो मुझे अप्रिशिएट करे, ऐसे नहीं कि बोले चप्पल मारूंगा। अप्रिशिएट, दैट्स द अप्रिसिएशन इटसेल्फ ना, कि वो शकुनी का रोल जब महाभारत में Of प्ले course. किया था उन्होंने, तो उन्होंने लास्ट में ये कहा था कि मुझे कॉल्स आते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई। हाँ। ये मतलब हाँ, ऐसा होता है। हाँ, बहुत कृष्ण होता है। जी से इस तरह से बोलने पे हाँ, एंड तो एंड यही ऑल, तो सबसे ज्यादा important that was very है, convincing. मुझे लगता A story you have told too many times but still loves. इट्स माई पर्सनल स्टोरी ऑफ कमिंग बैक फ्रॉम मनाली टू दिल्ली, जो मैं हर जगह सुनाता हूँ। कहीं भी ऐसे सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट टाइम आप हमारे पास आइए, मैं आपको सुनाऊंगा। बिल्कुल 100%. And what's more dramatic, folk tales or Insta reels? फोक टेल्स, फोक टेल्स, Folk tales are more dramatic. फोक टेल्स। मुझे तो लगा आप बोलेंगे इंस्टा रील्स, क्योंकि आजकल इंस्टा पे जितना ड्रामा चल रहा है उतना तो रियल किरदारों में भी नहीं है. बट इंस्टा रील्स आर पैथेटिक ड्रामा। है। Yes, they are Pathetic drama. Yes, very true. Weirdest comment you have ever received? इस कमेंट अभी तक मतलब लाइक सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं आप, कि कहीं भी या फिर कहीं किसी भी, ने कहीं सामने पे से भी, बोला? कहीं पर भी. तो सामने से तो अभी तक किसी ने ऐसे बोला नहीं, पता जानते हैं हाँ, ये वो बंदा रोस्ट वैसे हो ही थोड़ा सा- जाएंगे. हाँ, थोड़ा सा वो मतलब एक वो सीन रहता है ना कि मैं थोड़ा सा शो में ऐसा काम भी ऐसा करता हूँ विलन टाइप में, तो हाँ. उनको लगता है कि भाई बोलो ही ना। तो कमेंट्स में एक बार जब थोड़ी एक रील वगैरह डाली थी मैंने, तब एक एक बंदे ने किया था कि भाई एक काम किया कर, पहले तू 100 बार देखा कर। मैंने कहा भाई सीन ही है ना, वो तो रील्स ऐसी मैंने डाल दी थी भाई, वो तो रील्स ऐसी नहीं, ठीक थी, बढ़िया ऑडियंस अपलॉज आया था, सारी चीजें काफी, लेकिन कई सारे लोग आ जाते हैं ना Right. आपको रोस्ट करने के आपको चक्कर में। roast करने के आप लिए, रोस्ट of कर रहे हो course, तो of वो भी course. आ जाते हैं उल्टा रोस्ट करने। Of course. उसके बाद वो एक ही था, उसके बाद लेकिन मैंने वो अभी तक शायद होगा मेरी रील, मैंने डिलीट नहीं किया, मैंने कहा बेस्ट है, मैंने लाइक भी किया उसको, Very थैंक nice. यू भी लिखा मैंने। And a joke that you thought would work but didn't work. स्टैंड अप कॉमेडी में Yes. कि ये काम करेगा नहीं हाँ, मतलब एक आपने पूरा पंच तैयार किया हो कि इस पे तो मुझे एक्चुअली बहुत सारे लाफ्टर्स मिलने वाले हैं, लेकिन कुछ नहीं मिला. हाँ, एक मैंने लाइक पूरा का पूरा अपना एक सेट प्रिपेयर किया हुआ था, तो वो सेट प्रिपेयर किया हुआ था मैंने फाइनेंशियल स्ट्रगल को लेके, कि जॉब छूट जाने के बाद जो एक बंदा होता है, अगर वो आर्टिस्ट फर्म में है तो क्या सीन है उसके साथ सिनेरियो होता है, तो वो मैंने काफ़ी जल्दी ही लोगों को प्रेजेंट कर दिया था। मुश्किल से मैंने शायद 1 महीना लिया होगा, और मैंने थोड़ी बहुत चीज़ों को देखा और फिर मैंने परफॉर्म कर दिया उसको। तो तब थोड़ा सा मुझे बहुत वो लगा कि लाइक पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन ड्रॉप बॉम्ब साइलेंस. हो गया वो जो। उसके बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है खुद को मौत आ गई होती, ज्यादा बेहतर मैं होता. मतलब फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि यार स्टोरी टेलर बनना पड़ेगा क्या। Very good. Oh, So बहुत- much of sarcasm you have used here. तुरंत में you have वही सीन है ना roasted. कि
अब थोड़ा सा कॉमेडी में आपको मेहनत चाहिए रहती है Of ना। course, 100%, 100%. तो नहीं मैं exclusively. बाकी और चीजों की नहीं कह रहा हूँ, बाकी जॉब्स की बात कर रहा हूँ कि जॉब्स में लोग चले जाते हैं 9 to 5 कर लेते हैं नहीं, काम। इसने बोला स्टोरी टेलिंग कर लेता हूँ, फिर इसने कहा कॉमेडी में मैं नहीं हाँ। मैं आपको मैंने सर, बिल्कुल ऐसे टारगेट नहीं, नहीं सर। किया। नहीं सर को वो उनको सच सुनने की आदत है। Sorry। उनका सच से सामना कराने की तो जरूरत नहीं थी वैसे. The best comedian in Zakir Khan. ही इज अ स्टोरी टेलर, He's a storyteller. कॉमेडियन, ही इज नॉट अ Yes. वो तो कहानी में 2-3 जोक लिखता है। हाँ. मानिक माना को देखिएगा एक बार आप। अरे मेरा जो आइडल है वो My मानिक माना favorite, है। my मानिक Subset of story. मानिक माना। Yes, of course. My Like favorite. as I said, मैं everything अगर- comes from the storytelling only. आर्टिस्ट क्रिएटर वो एक मैं जिस बंदे को मैं देखता हूँ तो वो चीज़ है, और उस हिसाब से मेरे हिसाब से वो चीज़ वो एक पिन ड्रॉप साइलेंस रहा, फिर उसके बाद ऐसा सीन रहा, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा उस दिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ ना तो पूरा एक बॉटल ओल्ड मॉन्क की रात भर चली थी मेरी। उसके बाद फिर जो मैंने प्रिपेयर किया था उसके बाद करीबन 2 से 3 साल पहले हुआ था ये, तब से लेके आज तक, हाँ 3 साल पहले हुआ था, तब से लेके आज तक मैं अगर कोई भी सेट अगर मैं परफॉर्म कर रहा हूँ या ओपन कर रहा हूँ तो पहले मैं उसको 4 या 5 बार कर चुका होता हूँ, उसके बाद करता हूँ, अदरवाइज मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ, ऐसा नया सेट कभी ट्राई नहीं करता हूँ। Very nice. Very good. So Nidhi ji, one line of your poetry that defines your journey. झूठी मुस्कान के पीछे न जाने किसने कितने आंसू छुपाए हैं, चमचमाती इन कामयाबियों की आड़ में कौन जाने कितने गहरे काले साए हैं, और रातों को जागने की वजह महज इश्क नहीं, क्या बात, सोने से वो भी डरते हैं जिन्होंने पलकों में सपनों के शहर बसाए। क्या बात, बेहतरीन, बहुत शुक्रिया। ब्यूटीफुल. तो लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको किसने दिल तोड़ा, आप लिखते हो? मैंने कहा भाई सपने टूटने के भी तो दर्द होते हैं ना, हाँ। सिर्फ दिल टूटने का दर्द नहीं होता है। मैंने तब Right. लिखना शुरू किया था जब मेरी मेरा डायरियां कुछ चली थी अगला दोबारा सवाल ही यही था. जी। What's tougher, heartbreak or writer's block? राइटर्स ब्लॉक, बिकॉज हार्ट ब्रेक इज कंटेंट फॉर अस। Very nice, very well said, very well said. मैं तो कहती हूँ मेरा दिल तोड़ो, मेरे पास कविताएं आएंगी। एक शायरा को शादी कर ही लेनी चाहिए, यस, है ना, कि अगर आदमी अच्छा मिल जाए तो जिंदगी बन जाती है, वरना कविताएं लिखनी आ जाती है. बिल्कुल बिल्कुल, सही बात. बहुत बहुत शुक्रिया। लाइन फ्रॉम ये लाइन ऐश्वर्या एंड रणवीर का दिल है मुश्किल. राइट. ओके. वो बहुत अच्छी लाइन भी है ना उसकी कि ये दिल तोड़ के कहते हो मेरा वफा है मेरी याद करो, पूरा का पूरा वो एक सिनेरियो आपका वही है कि मतलब धोखा दे दिया, अच्छी बात है। वेरी नाइस. अरे हम तो कविता लिख देते हैं ना उस पे। This is a mini game. You have to reel it, rap it, or roast it. There are three topics for you, which is art can't pay bills. You are just famous on Instagram. You should get a real job. What is your topic? You should get a real job. And you will do reel, rap, or roast? I'll rap. You will rap. Okay, let's go for it. वक्त ही सिखाता है, वक्त ही भुलाता है, वक्त ही स्थायी है, वक्त ही मेहमान भी, वक्त ही गुजरता है, वक्त ही ठहरता है, वक्त ही नाजुक सा है, वक्त ही बलवान भी, वक्त ही तो कीमती है, वक्त ही बिकता नहीं, वक्त है फुर्सत अगर सबसे क्यों संभलता नहीं। क्या बात है. Beautiful. Beautiful. And you rapped it like anything. वैसे ये rapping word मुझे खास पसंद नहीं है. आपने बहुत अमेजिंग कविता Thank you कही. Okay, Arpit. A mini game continues with you. Okay, Reel it, rap it, or roast it. Okay. What you will choose? roast it. Roast it. Okay. So topic है art can't pay bills. You are just famous on Instagram. You should get a real job. Your topic is Art can't be pay bills. art can't pay bills. Okay. So let's go for it. ओके, सो आर्ट का कांट पे बिल्स का सीन यही है कि आर्ट अगर जिसमें है, अब कोई व्यक्ति कथक कर रहा है, हाँ. अब अगर चौराहे पे कर रहा है तो बात अलग हो जाती है, कितने सिक्के मिलेंगे उसको। सही वही बात सीन है. तो वही बात रहती है ना कि जब तक आर्ट आपका उस लेवल पे नहीं पहुंच रहा तब की बात है। अब आर्ट का सीन ये है ना कि हर इंसान के अपने आर्ट है। अब कोई कहता है कि मैं नाखून चबा सकता हूँ, ये आर्ट, अब उसको कौन दे रहा है इसके पैसे? उससे तो बिल कोई पे नहीं ही दे दो. रहा। अब सीन वही है ना कि आर्ट, अब कई सारी चीजों, हम आर्ट को लोग कहते हैं कि इंस्टाग्राम पे रील बनाना आर्ट है, वो आर्ट नहीं है, लेकिन पैसे मिल रहे हैं लोगों को। सही अब बात है. जैसे आप रील डालोगी इंस्टा पे तो थोड़ा बहुत आपको भी मार्केटिंग के पैसे आएंगे। तो हाँ, अब- आते हैं क्या? हाँ। प्लीज, मेरे पास तो अब चिल्लर आएंगे, भी नहीं आ रहे अभी आगे चल के इसके. आएंगे। अब सीन यही है ना कि पूरी सीन ये है कि अब कोई बंदर को लेके नचा रहा है, अब उसको नहीं मिल रहा है उतना पैसा। आर्ट का सीन ये है ना कि आर्ट होना जरूरी है, लोगों में आर्ट है नहीं। हाँ, आर्ट कहना जरूरी नहीं, आर्ट होना जरूरी होना है. जरूरी है। तो आर्ट आपके अंदर पहले तो ये देखो कि है कि नहीं,
अब लोग कहते हैं कि मैं सिंगिंग कर सकता हूँ और वो आर्ट है। अब लोग कहते हैं कि ऑर्केस्ट्रा वाले, अब वहाँ पे लोग जा रहे हैं, उनको मिल भी रहे हैं पैसे, लेकिन उनमें आर्ट नहीं है, इतना गंदा गाते हैं, नाचने का मन छूट जाता है कि करने ना, नाचने नहीं मुझे भाई, मैं भाग आता हूँ शादी में, क्योंकि करनी नहीं चाहिए ऐसे आर्ट। Very तो आर्ट nice. वही है जिसमें लोगों को मजा आ रहा है, जिसको आप एक तरीके से दिखा पा रहे हो। कुछ भी आर्ट बना लिया आपने। आज के बात। टाइम में मैं ये आर्टिस्ट इंडस्ट्री से इतना ज्यादा मतलब दिमाग मेरा ऐसे वो हो रहा है कि मैं बता नहीं सकता। मैं बिल्कुल मैं भर के ऐसे टूटना चाहता हूँ उनपे, कई लोगों के आर्ट देख के। Soon we'll gonna come to your show जहाँ पे हम ये देख सके कि आप आर्टिस्ट के कितना रोस्ट करते हैं। मैं कुल मिला के सीन है कि मैं सिर्फ आर्टिस्ट उन्हीं लोगों को रोस्ट कर रहा हूँ जो कि पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, क्योंकि उनने एक तो सबसे बड़ी बात ये रहा ना कि आपने घर वालों से लड़ लिया कि मुझे आर्टिस्ट बनना है, घर वालों ने कह भी दिया, परमिशन भी दे दी कि हाँ भैया आर्टिस्ट बन जा। अब फिर तुम उनसे पैसे ले रहे हो कि पापा वो 250 रुपए भेज दो, पुलिस ने पकड़ लिया, चालान कटाना है। फिर वो पूछते ना बेटा तुम तो आर्टिस्ट बनने गए थे, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है, तुम 250 नहीं दे पा रहे, तो फिर तब वो चीज अखर जाती है ना। सही बात है, तो वेरी वेल सेड। वो आर्ट वार्ट पैसे वैसे नहीं देते, आपको उस लेवल पे आर्टिस्ट बनना पड़ता, तब जाके आपको बिल पे हो पाते हैं आपके। वेरी वेल आर्टिस्ट सेड। बनना बहुत कोई इजी जॉब नहीं है। अगर आप रील देख रहे हो ना, तो पहले पढ़ाई लिखाई करो, फाइनेंशियल स्टेबल हो, उसके बाद आर्टिस्ट बनो। So Aviral ji, the mini game continues with Yes, you. Reel it, wrap it, roast it. What you will choose? Roasted. Roast. Roasting from a storyteller. Wow. Amazing. So topics है art can't pay bills. You are just famous on Instagram. You should get a real job. कौन सा topic choose करेंगे आप? You're only famous on Instagram. You are only famous on Instagram. Okay, just go for it. तो मैं इतने सारे लोगों को इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ, मैं फॉलो बहुत कम लोगों को करता हूँ, बट देखता हूँ प्रोफाइल्स, तो दे हैव सो मैनी फॉलोअर्स, 100,000, यू नो, एंड व्हेन आई गो टू देयर प्रोफाइल आई जस्ट 50 लाइक्स. I have 600 followers, 682 followers on Instagram. I get more likes than people Then, with 100k. of course, I do see that. Either your followers are fake or you are creating shitty content on Instagram. Exactly. So be real. Let's be real, and let us not fake our followers on Instagram. Very nice, very well said. I do the clap for this. Thank you. Because कोई तो ऐसा है जो मेरी तरह सोचता है. So our bubbly actress ज्योति जी, reel it, wrap it or roast it. आई थिंक रैप बोलूंगी मैं, रैप Okay, wow. So topics हैं art can't pay bills. You are just famous on Instagram. You should get a real job. एंड रैप फॉर्म में यू शुड गेट अ रियल जॉब. Real job. Wow. Let's hear this. वो शख्स सरेआम बादलों को उड़ाता है, एक हाथ जेब में लिए पैदल चला आता है, आंखों में हसीन सपने, चेहरे पर मिठास की सी मुस्कान लिए वो बिना कहे सब कुछ कह जाता है. वो कुछ कह नहीं पाता, गली तक लाकर फिर निकल जाता है, और कुछ उसकी आंखों से बाहर आ जाता है. उसकी आंखें शिकायतों के पन्नों पर मुझे उसका इतिहास बतला जाती है. वो शख्स सरेआम बादलों को उड़ाता है. क्या बात है. Amazing. Amazing. Thank you. Thank you. What I saw today is not just a talent. Waves has definitely created waves around us and so much of ripple. Some are positive, some are negative. लेकिन स्मॉल टाउन में बिग ड्रीम्स तो हमेशा ही चलते रहेंगे और उसके लिए हसल भी हमेशा चलती रहेगी. विच इज़ इस तरह से इवेंट्स अगर होते हैं तो इनके एक सब्स्टिट्यूट इवेंट्स भी हमारे यहाँ पे होने चाहिए. ये हम सबकी डिमांड रहेगी. इस तरह से शायद बेटर प्लेटफॉर्म, बेटर रीच फॉर्म हो सकेगी. सो दिस इज़ व्हाट वी सॉ टुडे एंड दिस इज़ व्हाट वी वांट टू टेल कि इस तरह के इवेंट्स किस तरह से हमारे शहरों में अपना इम्पैक्ट डालते हैं. आई होप आपको ये शो पसंद आया होगा एंड आई होप आपको हमारे जो टैलेंट्स हैं उनके आगे के कंटेंट्स देखने में और भी मज़ा आएगा. हम फिर आएंगे आपके साथ एक नया एपिसोड लेके. टिल देन थैंक यू सो मच एंड गिव योर व्यूज टू अस.